हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। तो स्टूडेंट, आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2, क्योंकि इससे पहले हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट कंप्लीट कर चुके हैं और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर नंबर 2, जो कि है हमारा सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भैया ये रहा हमारा क्लास 10th है, चैप्टर नंबर 2 है इकोनॉमिक्स का, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। क्लियर है? तो जैसे ही हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है तो सबसे पहली स्लाइड ये आती है। बोले सर ये स्लाइड क्या है? देखो, जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी को, तो नेचर ऑफ एक्टिविटी के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। और ये आपस में क्या है, इंटरडिपेंडेंस है और यहाँ पर उसके हमें एग्जाम्पल दिए गए हैं। देखो, जब भी बात की जाएगी प्राइमरी सेक्टर, तो प्राइमरी सेक्टर का मतलब क्या होता है भाई साहब? प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है बेसिक सेक्टर, यानी कि नेचुरल रिसोर्स, यानी वो सेक्टर जहां से सारे सेक्टरों की शुरुआत होती है। क्योंकि प्राइमरी सेक्टर ही नहीं होगा तो सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर कहां से हो जाएगा? मतलब रॉ मटेरियल हमें हमारी इकोनॉमी में कहां से मिलते हैं? प्राइमरी सेक्टर से मिलते हैं। और यहाँ पर आप इस टेबल में देख सकते हो, देखो यहाँ पे कुछ ओनियन देखने को मिल रहा है, शायद यहाँ पे कॉटन है, ये वीट है, ये डेयरी है, ये कोल है, ये ट्री है, ये सब नेचुरल है। क्लियर है? तो इसलिए प्राइमरी सेक्टर या फिर आप एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोल देते हैं, जहां पे प्रोड्यूस किए जाते हैं नेचुरल गुड्स। क्लियर है? जिनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे नेचुरल रिलेटेड बात की जाएगी, यानी कि इसमें कोई भी ऐड, मॉडिड, डिलीट जैसी कोई भी चीज नहीं की जाती, यानी जो चीजें हमें डायरेक्ट नेचर से मिल रही हैं, इसलिए वो प्राइमरी सेक्टर में हमारी कंसीडर की जाती है। दूसरा आता है सेकेंडरी सेक्टर। अब ये क्या होता है? तो जब प्राइमरी सेक्टर को हम मॉडिड या एडिड, डिलीट, मॉडिफाई करते हैं, बोले ये क्या होता है? जैसे मान लो आपको चाहिए थी चेयर, क्या है? चेयर चाहिए। तो चेयर हमें नेचर ने तो दी नहीं बना के बैठने के लिए, बोले हमें चाय पीना है तो तुम चेयर के बैठ के चाय पियेंगे, तो नेचर ने तो बना के दी नहीं, चेयर को हमने मैन्युफैक्चर किया है। क्लियर है? तो नेचुरल गुड्स जो हमें मिले उसको हमने इंडस्ट्री के द्वारा मैन्युफैक्चर किए के चेयर बनाई है। क्लियर है? इसके अलावा कार हो गई, आपके शूज हो गए, कपड़े हो गए, खाना हो गया, ये सब क्या है? मैन्युफैक्चर हुआ है। डन। तो ये नेचर से क्या है? नेचर से हमें रॉ मटेरियल मिला है। तो जो रॉ मटेरियल मिला है, नेचुरल गुड्स मिले हैं, वो सभी प्राइमरी सेक्टर में। इसके अलावा जो हमें, जब हमने उन्हें मैन्युफैक्चर करके अदर फॉर्म्स में लेके आए, यानी कि हमने उसमें कुछ डिलीट और एडेड और मॉडिफाई किया है, तो सेकेंडरी सेक्टर की बात की जाएगी। और ये दोनों सेक्टर डिपेंडेंट है भैया टर्सरी सेक्टर पे। और टर्सरी सेक्टर भी भैया क्या होता है? मतलब मान लीजिए प्राइमरी सेक्टर में गेहूं हुआ, ठीक है, गेहूं मान लो अपने किसी मिल को बेच दिया, वो मिल ने उससे आटा बनाया। अब उस आटे को कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स तक पहुंचाने के लिए हमें सर्विस की जरूरत पड़ती है, तो वो ये सेक्टर होता है टर्सरी सेक्टर। जैसे ही प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर ग्रो होगा तो टर्सरी सेक्टर ऑटोमेटिक ग्रो हो जाएगा। मान लीजिए प्राइमरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा क्या होगा, मान लो वीट प्रोड्यूस हुआ, तो उस वीट के क्या होगा, फ्लोर बनाया जाएगा कंपनियों में, फिर अलग अलग जगह बेचा जाएगा, तो ये सेक्टर भी ऑटोमेटिक ग्रो करने लगेगा। और ये सेक्टर आपस में इंटरडिपेंडेंस है। क्या है? इंटरडिपेंडेंस है। मान लीजिए टर्सरी सेक्टर में कोई अच्छी टेक्नोलॉजी लेके आई जाती है, क्योंकि सर्विस सेक्टर है, वो टेक्नोलॉजी प्राइमरी सेक्टर को बूस्ट करेगी, जिसके कारण सेकेंडरी सेक्टर भी बूस्ट होगा और फिर टर्सरी सेक्टर भी बूस्ट होगा। तो यहीं पर हमें उनके, ये आप देख सकते हो आपकी बुक्स में दिए गए हैं, तो उनके एग्जाम्पल भी हमें दिए गए हैं। जैसे प्राइमरी सेक्टर में ये, सेकेंडरी सेक्टर में, टर्सरी सेक्टर में आप देखो रेल देख सकते हो, है ना, पटरी दी गई यहाँ पे। क्लियर? इसके अलावा आप यहाँ पे ट्रक देख सकते हो, और ये शायद क्या है यहाँ पे, टेलीकॉम सर्विसेज हैं, और यहाँ पर आप कंप्यूटर देख सकते हो, और यहाँ पर ये सब्जी बेच रहा है आदमी। तो जो सब्जी बेच रहा है वो भी क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वो किसी तरीके का कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। तो याद रख लीजिए, इस जो टर्सरी सेक्टर है यहाँ पर कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं, क्या होती है? सर्विसेज हमें देखने को मिलती हैं। ओके, तो ये था हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले तो आता है हमारा प्राइमरी सेक्टर। क्या आता है? प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में देखो यहाँ पर किसान खड़ा हुआ, बढ़िया भेड़ बकरियों को देख रहा है। तो एक्टिविटीज that are undertaken by directly using natural resource, ये डायरेक्ट पॉइंट लिख के आ जाता है एमसीक्यू के फॉर्म में। हो सकता है आपको बोल दिया जाए इनमें से कौन सा प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड नहीं है। क्लियर है? वो 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाए और ऑप्शन बनाए जाए ए बी सी डी के फॉर्म में, और आपके उनके ऑप्शन कैसे बनाए जाए? ए बी करेक्ट है, बी सी करेक्ट है, या ए डी करेक्ट है, या नन ऑफ दीज। तो ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, क्योंकि 4 पॉइंट प्राइमरी सेक्टर से उठा के बनाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड्स, जब हम प्रोड्यूस करते हैं किसी गुड्स को तो हमें एक्सप्लॉइट करना पड़ता है नेचुरल रिसोर्स को, इट इज एन एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर। तो इसलिए जब हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्स को, तो भैया क्या है? वो प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी होती है। वाई प्राइमरी? प्राइमरी ही क्यों? क्योंकि प्राइमरी सेक्टर इट फॉर्म्स द बेस ऑफ ऑल अदर प्रोडक्ट्स दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक। ये हमारा बेस बनाता है किसका? ऑल अदर प्रोडक्ट्स का। सभी प्रोडक्ट्स का बेस ही क्या है? प्राइमरी है। क्योंकि प्राइमरी नहीं होगा तो सभी प्रोडक्ट्स का बेस कहां से बनेगा? मैंने क्या कहा, कोई भी चीज हो, मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये बोर्ड है, डिजिटल है, सभी का कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल आया होगा जिससे ये बना हुआ है। तो प्राइमरी क्या है आपका? रॉ मटेरियल जो भी आता है, जहां से प्रोड्यूस किया जाता है, वही तो बेस है। तो प्राइमरी सेक्टर ही क्या होता है? बेस होता है
सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स, जो बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं, वी गेट आर फ्रॉम एग्रीकल्चर, जो हमें एग्रीकल्चर से मिलते हैं, डेयरी से मिलते हैं, फिशिंग से मिलते हैं, फॉरेस्ट्री से मिलते हैं। दिस सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, तो इसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं। तो या फिर आप प्राइमरी सेक्टर बोल दो या फिर आप एग्रीकल्चर सेक्टर बोल दो, तो अब आप क्लियर हो गए हो। याद रख लेना, जैसे ये लिख के आ जाती ना एक लाइन, एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्स, दूसरी डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्स, और यहां पर क्या दिया जाता है, द बेस ऑफ ऑल अदर प्रोडक्ट्स, तो किसमें, प्राइमरी सेक्टर ही होता है वो। क्लियर है, तो कभी भी अगर क्वेश्चन आ जाए हमारा तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। तो ये था हमारा प्राइमरी सेक्टर। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी सेक्टर की। सेकेंडरी सेक्टर मतलब मैंने आपको क्या बताया था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मतलब वो जो नेचुरल रिसोर्स हमें मिले हैं उनको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं अलग अलग फॉर्म्स में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी सेक्टर, जिस सेक्टर में अलग अलग फॉर्म्स में क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। क्लियर है, द सेकेंडरी सेक्टर कवर्स एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म, मतलब इस सेक्टर में आप देखोगे जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उनको अदर फॉर्म्स में चेंज किया जाएगा थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, अलग अलग वेज जो मैन्युफैक्चरिंग के होते हैं उनके तरीके से, दैट्स वी एसोसिएट विथ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, जिसको इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से जोड़ते हैं। क्लियर है, क्योंकि इंडस्ट्री तो है जो अलग अलग तरीके की चीजें मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। दिस सेक्टर gradually becomes associated with the different kind of industries that come up. It is also called an industrial sector बोल दो या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोल दो, किसको बोलेंगे हम, सेकेंडरी सेक्टर को। इन अलग नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आज आप देख सकते हो हमारी कंट्री में डिफरेंट टाइप्स की इंडस्ट्री देखने को मिलती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स देखने को मिलती हैं, तो वो किस सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में अलग अलग तरीके के वो गुड्स बनाती हैं। ओके, क्लियर है, तो सेकेंडरी सेक्टर भी जो हमें दिया गया है वो भी अब हमारा क्लियर हो गया होगा। तो प्राइमरी बेस होता है, उसको जब हम अलग फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं तो वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आ जाता है, जिसे हम सेकेंडरी सेक्टर भी बोलते हैं, जिसे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। अब आता है हमारा जो तीसरा सेक्टर है जो कि है टर्सरी सेक्टर। बोलो सर अब इसमें क्या होता है, तो देखो ना इसका एक पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना आप। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, दीज आर एक्टिविटीज दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, यानी कि टर्सरी सेक्टर की जो एक्टिविटीज हैं वो हेल्प कर रही हैं डेवलपमेंट किसके, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की। ओके, मान लीजिए आजकल जैसे बहुत सारे जो फार्मर्स हैं उनको डिफरेंट टाइप्स के आजकल ऐप आ गए हैं डिजिटल तरीके से, जिन्हें जोड़ के रखा गया है कि आपकी सॉइल कैसी है, उस पर आप किस टाइप की क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। तो जो उनको जिस एप्लीकेशन से जोड़ के रखा गया है, मान लो कोई एक मोबाइल एप्लीकेशन है तो वो किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बनाया होगा, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने क्या है, सर्विसेज प्रोड्यूस की है, तो भैया वो क्या है, टर्सरी सेक्टर में आएगा। और वो क्या कर रहा है भैया, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को भी क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है कि नहीं, क्योंकि उससे जुड़ेंगे जो किसान तो जानेंगे कि भाई हमारी सॉइल कैसी है, किस टाइप की क्रॉप हमें लगानी चाहिए, क्या क्या चीजें यूज करनी चाहिए। These activities by themselves do not produce a goods। देखो अब यहीं पे क्वेश्चन लिख के आ सकता है, वो कौन सी एक्टिविटीज हैं जो खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकती है गुड्स को, किस सेक्टर की बात की जा रही है, टर्सरी सेक्टर की। बट दे आर एन एड ऑफ सपोर्ट ऑफ फॉर दी प्रोडक्शन प्रोसेस, बट ये सपोर्ट करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस को। क्लियर है, जैसे मान लो मैं पहले की बात कर लूँ, पहले जो किसान थे पहले बैल से खेती की जाती थी, लेकिन टर्सरी सेक्टर में लोगों के पास स्किल थी, उन्होंने ट्रैक्टर बनाए, अलग अलग तरीके की यूनिट्स बनाई है ना, खेती से रिलेटेड अलग अलग तरीके के औजार बनाए, टूल बनाए, उन सभी का यूज करके तो किसान आज कितनी तेजी के साथ खेती कर सकता है। तो पहले ऐसा नहीं था, तो टर्सरी सेक्टर ने क्या किया है, उनकी हेल्प की है और तरीके से। क्लियर है, क्योंकि देखो सेकेंडरी ने बनाया, अब सेकेंडरी ने भी बनाया क्या, तो टर्सरी वाले में जो लोग थे जो अपनी सर्विसेज से रिलेटेड और नए तरीके के इक्विपमेंट्स बना सकते थे, तो उन्होंने क्या उसको बनाया, फिर किसान ने उसको यूज किया। Since these activities generate services rather than goods, ये एक्टिविटीज जो इसमें आती हैं टर्सरी सेक्टर के अंदर, जो एक्टिविटीज होती हैं वो भैया जनरेट करती हैं सर्विसेज को रेदर देन गुड्स, यानी कि यहाँ पर आपको कोई नया गुड्स नहीं मिलेगा बना हुआ, लेकिन आपको यहाँ सर्विसेज दिख जाएंगी। क्लियर है, द टर्सरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर, तो टर्सरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। जिस तरीके से प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर सेक्टर बोल रहे हैं, सेकेंडरी सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स बोल रहे हैं, टर्सरी सेक्टर को हम क्या दूसरे नाम से जानते हैं, सर्विस सेक्टर के भी नाम से जानते हैं। क्लियर है, क्लियर है। आप एग्जाम्पल में पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हो, यहाँ पर रेल बता सकते हो, बैंकिंग बता सकते हो, ये सारी चीज़ें बता सकते हो, अब जिसमें सर्विसेज बताई मतलब सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं। ओके, एक्सपेंडिंग नेचर ऑफ टर्सरी सेक्टर, और ये भैया क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है नेचर टर्सरी सेक्टर का। क्यों, आप देख रहे हो दिन पे दिन टर्सरी सेक्टर ग्रो कर रहा है बहुत तेजी के साथ में, क्योंकि हर किसी को क्या चाहिए आजकल, सर्विसेज डिफरेंट टाइप्स की भैया, है ना। चलो अब हम आते हैं इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, ये तो स्टार्टिंग में था
कि ये चीजें थी कि भैया सेक्टर्स क्या क्या होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी, इन सब की बात कर ली गई है। लेकिन अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले भैया क्या पढ़ेंगे हम, कंपेयरिंग 3 स्टेट्स, हम तीनों स्टेट्स को कंपेयर करेंगे। ओके 3 स्टेट्स नहीं 3 सेक्टर, मैं बोल रहा हूँ स्टेट्स, है ना, गलती से हो जाता है। कंपेयरिंग 3 सेक्टर्स, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी। हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर, जिसके कारण जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो उनमें ऐसा क्या हिस्टोरिकल चेंज देखने को हमें मिलता है जो पहले नहीं था और आज हमें देखने को मिल रहा है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में। प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर इन इंडिया, अब हम बात करेंगे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर इंडिया की बात करेंगे कि राइजिंग इंपोर्टेंस ऑफ द टर्सरी सेक्टर इन प्रोडक्शन, के प्रोडक्शन में टर्सरी सेक्टर का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ रहा है। क्लियर है। दूसरा, वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, किस सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, क्या और किस तरीके से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं लोगों के लिए। डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, भैया डिवीजन ऑफ सेक्टर्स में पढ़ेंगे जिसमें ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड की बात की जाएगी, जिसमें हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हम किस तरीके से वर्कर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसकी बात की जाएगी। और फिर लास्ट में पढ़ेंगे सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप से रिलेटेड सेक्टर्स की बात की जाती है कि वो पब्लिक है या फिर प्राइवेट है। क्लियर है। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी की बात की जाएगी तो वो नेचर ऑफ एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं। क्लियर, नेचर ऑफ एक्टिविटी से रिलेटेड बात की जाती है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी। क्लियर। अब जब बात करेंगे ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड तो ये वर्किंग कल्चर से रिलेटेड बात की जाती है कि वर्क कंडीशंस कहती हैं जिसके अकॉर्डिंग हमने ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में डिवाइड करके रखा है। जब हम ओनरशिप से रिलेटेड बात करेंगे तो हम 2 तरीके के सेक्टर्स को पढ़ेंगे, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। तो समझ गए प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हम कब कब पढ़ रहे हैं, नेचर ऑफ एक्टिविटी से रिलेटेड जब बात की जाती है तब हम प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर की बात करेंगे, और जब हमसे वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड बात की जाएगी तब हम ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात करेंगे, और जब हमसे ओनरशिप से रिलेटेड बात की जाएगी तो फिर हम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की बात करेंगे। तो इस तरीके से हम अपना पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहला टॉपिक जो कि है हमारा ये कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स। हमें 3 सेक्टर्स को कंपेयर करना है। बोले सर कैसे कंपेयर करना है, तोलना है क्या? हाँ, तोलने ही जैसा है कुछ। देखो कंपेयरिंग का मतलब होता है कैसे कंपेयर करना है, यानी कि हम कंफ्यूज हैं। बोलो क्यों कंफ्यूज हैं? जैसे आप पढ़ोगे यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस, हर सेक्टर में लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं। प्राइमरी सेक्टर में भी बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाते हैं। आलू कितने हुए, गेहूं कितना हुआ, या फिर बाजरा कितना हुआ, मक्का कितना हुआ। तो क्या होता है प्राइमरी सेक्टर में अलग है, सेकेंडरी सेक्टर में कितने तरीके की चीजें मैन्युफैक्चरिंग की जाएंगी तो उनकी बात की जा रही है, क्योंकि हमारे लिए एक टास्क है। दूसरा दिया गया ह्यूज एम्प्लॉयमेंट इज जनरेटेड, बहुत ज्यादा एम्प्लॉय जनरेटेड हो रहा है। क्लियर है। विच सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स व्हाट इज इकोनॉमी, कौन सा सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, व्हाट इज इकोनॉमी क्या है भैया। हाउ डू वी कैलकुलेट ऑल दिस, हम इन सारी चीजों को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उन्हीं सब की हम बात करेंगे अपने आगे वाली स्लाइड में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे दी गया प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है इन काउंटिंग एंड कंपेयरिंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक। जैसे हम बात कर लेते हैं नेल्स एंड कार्स की। नेल्स का मतलब होता है वो कील आती है जो, उसकी बात की जा रही है, और दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं कार्स की। बोलो सर कैसे कंपेयर करना, सुनना। मान लीजिए यहाँ पर 15,000 कील बनाई जाती है किसी कंपनी के द्वारा। क्लियर है, 15,000 कील बनाई गई किसी कंपनी के द्वारा, और वहीं एक दूसरी कंपनी है जिसके द्वारा कार बनाई जाती है और उसने 15,000 कार बनाई। अब देखना दोनों जगह नंबर तो सेम है, उनकी वैल्यू नंबर तो सेम है, लेकिन अगर आप यहाँ पे उनकी वैल्यू की बात करेंगे तो वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। तो नंबर पे डिपेंड नहीं करेंगी चीज़ें। क्यों? क्योंकि 15,000 जो कील बनाई जाएंगी उनको अगर आप बेच भी दोगे तो भी एक आप कार नहीं खरीद सकते। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि नंबर दोनों जगह भले सेम हो सकते हैं लेकिन उनकी वैल्यू अलग अलग होगी। क्योंकि 15,000 किलो की वैल्यू मान लीजिए मैंने 15,000 मान ली है ना, लेकिन 15,000 कारों की वैल्यू तो करोड़ों में चली जाएगी। तो नंबर जो होते हैं उस पर डिपेंड नहीं करती, हमें वैल्यू एक्चुअल में हमें वैल्यू लेनी होती है कि उसकी वैल्यू क्या है। समझ गया कि नहीं? तो नंबर्स भले सेम हो सकता है। जैसे मैं वही बोलूँगा आपने कि आपने 5,000 गेहूं के दाने ले लिए, सुनना मेरी बात, 5,000 गेहूं के दाने ले लिए और वहीं आपने 5,000 नारियल बेच दिए, तो दोनों के नंबर तो सेम है लेकिन उनकी वैल्यू अलग अलग होगी। होगी कि नहीं? क्लियर है, समझ गया कि नहीं? तो नंबर पे डिपेंड नहीं करता है। तो यही यहाँ पे दिया गया है हमें कि टू गेट अराउंड दिस प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम होती है इसके लिए इकोनॉमिस्ट ने हमें सजेस्ट किया है दैट द वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी यूज्ड रेदर देन एडिंग अप द एक्चुअल नंबर। कि भैया हमें उनकी जो भी सर्विसेज और गुड्स, जो भी गुड्स और सर्विसेज होंगे हमें उनकी क्या करनी है, हमें यहाँ पे दिया गया वैल्यू।
वैल्यू ऐड करके देखना है, ना कि उनके एक्चुअल नंबर के बारे में बात की जा रही है। तो कार की जो वैल्यू है वो ऐड करके देखनी है, ना कि नंबर ऑफ कार्स जितनी प्रोडक्शन की गई है वो। ऐसे हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू देखनी है, ना कि नंबर ऑफ नेल जितनी प्रोड्यूस की गई है वो, क्योंकि दोनों में जहां नंबर ऑफ तो सेम है लेकिन उनकी वैल्यू अलग अलग होगी। तो वही हमें यहां पर दी गई है, हम उसको आगे एक्सप्लेन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखो, कंपेयरिंग एंड कैलकुलेटिंग वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, वैल्यू इज यूज्ड, याद रख लेना, क्या नंबर यूज्ड नहीं किया जा रहा है, वैल्यू यूज्ड की जा रही है। क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि नंबर आप जैसे ही यूज करोगे तो चीजें अलग अलग हो जाएंगी। नंबर तो सेम है लेकिन वैल्यू जब देखी जाएगी तो दोनों की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी, इसलिए हम वैल्यू लेते हैं, क्योंकि इकोनॉमिस्ट ने सजेस्ट किया है। दूसरी बात, नॉट द क्वांटिटी, क्वांटिटी को हम नहीं लेते। मैंने अभी बोला था आपसे कि आप मान लो आपके घर में ही मान लो कुछ भी चीज, जैसे मान लो बिस्किट का पैकेट लाई, 50,000 बिस्किट के पैकेट लाओ, क्लियर है, वही आप 50,000 कैमरे खरीद लो, दोनों की क्या है, वैल्यू अलग अलग होगी। इसलिए हम वैल्यू को यूज करेंगे, ना कि क्वांटिटी को, क्योंकि क्वांटिटी तो सेम है लेकिन उनकी वैल्यू अलग अलग है। फिर से सुनिए, वैल्यू अलग अलग है इसलिए हम वैल्यू को यूज कर रहे हैं, क्योंकि क्वांटिटी तो उनकी सेम है लेकिन क्वांटिटी से हम कोई भी चीजों को पता नहीं लगा सकते, क्योंकि क्वांटिटी तो सेम हो गई लेकिन वैल्यू उनकी अलग अलग है, इसलिए हम उनकी वैल्यू को यूज करेंगे। जब भी हम वैल्यू यूज करते हैं तो हमें एक प्रिकॉशन रखना पड़ता है। बोलो क्या प्रिकॉशन यूज करना पड़ता है जब हम वैल्यू यूज करते हैं? नॉट एवरी गुड्स और सर्विसेज दैट इज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड नीड टू बी काउंटेड। जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की गई है या फिर उसको बेचा गया है, नीड्स टू बी काउंटेड, जरूरी नहीं हमें उसको क्या करना है, काउंट करना जरूरी है, ये हमें प्रिकॉशन रखना पड़ता है। द वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी इंक्लूड या फिर कैलकुलेटेड। बोले ठीक है सर ये क्या होता है? देखो, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट टू इंक्लूड या कैलकुलेटेड। देखो क्या होता है, जब भी कोई भी चीज होगी जिसकी वैल्यू की बात की जाएगी तो उसकी हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज वाली वैल्यू ही कैलकुलेट करते हैं, इसी को रखा जाता है, ना कि उसकी इंटरमीडिएट गुड्स की बात की जाती है। बोले सर ये क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है? मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस कैमरे के माध्यम से, तो इस कैमरे को भी बनाने के लिए अलग अलग तरीके की चीज़ें यूज की गई हैं। कुछ प्लास्टिक यूज किया गया होगा, लेंस यूज किया गया होगा, और अलग तरीके के इक्विपमेंट्स इसमें यूज करके इसको बनाया गया होगा। तो ये जो अलग अलग तरीके की चीज़ें यूज करके इसको बनाया गया है, ये सब इंटरमीडिएट गुड्स हैं। मान लीजिए कोई भी चीज़ आपको खाना बहुत पसंद है, तो उसको बनाने के लिए जो जो चीज़ें यूज की गई, कोई भी चीज़ हो सकती है वो आपको जो पसंद है, उसको बनाने के लिए जो जो चीज़ें यूज की गई वो सभी इंटरमीडिएट गुड्स थे। क्लियर है? बोलो सर हमें अभी समझ में नहीं आया, आप बताओ। अब हम इसको आगे देखते हैं, बोलो कैसे समझाते हैं। देखो अब हम आपको इसको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाते हैं। मान लीजिए कि आपको एक तरीके से समझ लो, बिस्किट खाना बहुत पसंद है। क्या है? बिस्किट खाना बहुत पसंद है आपको, क्लियर है? अब बिस्किट खाना पसंद है लेकिन बिस्किट खाने से पहले हमें यह पता होना चाहिए बिस्किट बना कैसे। तो बिस्किट बनने से पहले मान लो कोई फार्मर था। क्या था? कोई फार्मर था। अब ये फार्मर ने क्या किया, इस फार्मर ने इसके पास क्या प्रोडक्शन किया था, इसने वीट का। तो फार्मर ने क्या प्रोडक्शन किया था, वीट का। अब इस वीट को फार्मर किसी फ्लोर वाले को बेच देता है, यानी कि मिल होती है कोई जो आटा बनाती, तो इस वीट को ये लेके गए और इस फ्लोर वाले को इन्होंने बेच दिया। मान लो इसका वीट यहाँ पे इसने 20 रुपए kg के हिसाब से बेटा, है ना, और इसने इसको जब पीस पास के लिया, मतलब अब गेहूं जो लेके आया उसने अपने मिल में उसको पीस लिया, अब इसको ये किसी बिस्किट बनाने वाली कंपनी को 25 रुपए के हिसाब से बेच देता है। क्लियर है? 25 रुपए के हिसाब से बेच देता है और कंपनी इसका बिस्कुट बना लेती है। क्लियर है? अब बिस्कुट बनाने के बाद जब वो बिस्किट दुकान पे आया और हमने उसको खरीदा, अब मान लीजिए उस बिस्किट के प्राइस जो भी थे, मान लो उस बिस्किट के प्राइस 80 रुपए हो गए। अब आप देखना क्या हो गया, 80 रुपए हो गया कि नहीं? तो ये जो इसकी वैल्यू थी, जो हमारी जेब में आया, नहीं हमने जिसको पे किया जिस चीज को खरीदने के लिए, वो उसकी फाइनल गुड्स की वैल्यू है, वो उसकी लास्ट वैल्यू, उसके बाद तो उसमें और कोई वैल्यू नहीं, तो इसलिए उसकी फाइनल गुड्स वैल्यू है वही कैलकुलेट की जाती है। बोले ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि इस वैल्यू में जो और भी प्रोसेस हुई हैं, मान लीजिए किसान ने जितने में गेहूं बेचे और उसने उसको पीस के कंपनी को बेचा, ये सारे इंटरमीडिएट गुड्स हैं और उनकी वैल्यू इसमें ऐड होती है। अब जो कंपनी ने इसको जब बिस्किट के फॉर्म में बनाया तो उसने इसमें वाटर भी यूज किया और अलग अलग तरीके की चीज़ें यूज की और उसमें शुगर भी यूज की, बहुत सारी चीज़ें यूज की, उसके बाद ये बिस्किट बना के हमें बेचा। तो उसमें ये सारी चीज़ें जो यूज हुई हैं वो सब इंटरमीडिएट गुड्स थे, जिसको आप पहले ही कैलकुलेट इसमें कर चुके। तो ये प्राइस वही होता है जिसमें सारे के सारे इंटरमीडिएट गुड्स कैलकुलेट होते हैं, इसलिए हम फाइनल गुड्स की वैल्यू लेते हैं। क्योंकि नहीं, अगर आप फाइनल गुड्स की वैल्यू लोगे तो आप यही वैल्यू को दो बार कैलकुलेट कर लोगे। क्लियर है? यही वैल्यू को आप 2 बार कैलकुलेट कर लोगे। बोले कैसे कर लेंगे? मान लो हमें 80 रुपए में बिस्किट पड़ा, लेकिन अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो ये वैल्यू कहाँ जाएगी, ये 20 20 40 और ये आपका हो जाएगा
125 के आसपास। तो ये तो दोनों वैल्यू अलग हो गई, क्योंकि हम दुकान पे जो बिस्किट खरीद रहे हैं वो तो 80 रुपए का, बोले सर वो तो 125 का हो रहा है। इसीलिए हम फाइनल गुड्स की वैल्यू लेते हैं, ना कि ये वाली वैल्यू। क्यों? क्योंकि इस वैल्यू में ये सारे जो इंटरमीडिएट गुड्स की चीजें होती हैं वो पहले ही ऐड होती हैं, क्योंकि अगर ऐड नहीं होंगी तो फिर दो बार हम उनको कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि गलत होगा। इसलिए हम उसकी फाइनल गुड्स वाली वैल्यू ही कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है कि नहीं? अब आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। क्लियर है? तो वही बात की जा रही थी यहां पर, बिकॉज द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज आर ऑलरेडी इन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इसलिए भैया यहां पे बोला गया है वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट टू इंक्लूड, या फिर कैलकुलेट की जाती हैं, इसमें ऐड नहीं की जाती हैं। बिकॉज क्योंकि फाइनल गुड्स में ही क्या होता है, फाइनल गुड्स में ही लिखा है यहाँ पे क्या होता है, ऑलरेडी क्या होती है, ऐड होती है सारी वैल्यू। कौन सी? इंटरमीडिएट गुड्स की। तो इंटरमीडिएट गुड्स मतलब कोई भी चीज जिसको हम फाइनल गुड्स में बनाया, तो उसको बनाने के लिए जिन जिन चीजों का यूज किया है वो सभी इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। अब आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब आया है हमारा यहाँ पे टॉपिक, यहाँ पे आता है जीडीपी। यानी जीडीपी का मतलब है, पहले कभी भी अगर फुल फॉर्म पूछ लिया जाए कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये बोलो क्या होता है। मान ली हमारी कंट्री के भीतर, एक तो यहाँ पे लिखा है डोमेस्टिक, हमारी कंट्री के भीतर जो अलग अलग सेक्टर से फाइनल गुड्स की जो भी वैल्यू इंक्लूड की गई है वही जीडीपी है। समझे? तो बोलो द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर, सभी सेक्टर की बात करें, चाहे प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टर्सरी हो, ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, एक साल में, प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर ऑफ दैट ईयर। क्लियर है? द सम ऑफ प्रोडक्शन इन द थ्री सेक्टर्स गिव्स व्हाट इज कॉल्ड द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री। एक पर्टिकुलर ईयर में तीनों सेक्टर से जो भी चीजें प्रोड्यूस की गई उन सब का सम अप जब हम कर देते हैं कंट्री की बाउंड्री के भीतर, उसी को बोलते हैं हम जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो याद कर लेना, जीडीपी से रिलेटेड 2 मार्क्स का क्वेश्चन एमसीक्यू तो ये पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि ये अच्छे टॉपिक है तो यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो समझ गए होगा अब आप अच्छे से, अगर जीडीपी से रिलेटेड कभी भी बात की जाएगी। यहाँ पे लिखा है जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स। जीडीपी एक वैल्यू है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोड्यूस किए गए हैं एक कंट्री में ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर है कि एक कंट्री की बाउंड्री के भीतर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं तीनों सेक्टर्स का, उन सब का सम भी हमारा क्या कहलाता है, जीडीपी, जिसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो अभी भी क्वेश्चन आया तो जीडीपी को कभी भूलना नहीं है। अब आता है हमारा मेमो टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी, यानी जीडीपी को कैलकुलेट करना कोई छोटा मोटा टास्क तो है नहीं, बच्चों का खेल है। ये लो जीडीपी कैलकुलेट हो गई, क्योंकि ये बहुत बड़ा टास्क होता है। क्योंकि जीडीपी मतलब क्या है, जीडीपी में क्या आ रहा भैया, नंबर्स। नंबर्स मतलब क्या है, पूरा स्टैटिक्स का पार्ट है, कैलकुलेशन होगी बहुत सारी। तो वही लिखा है अंडरटेकन बाय अ सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, जिसको अंडरटेकन किया जाता है, यानी इसको रेगुलेट किया जाता है, इसको कैलकुलेट किया जाता है भैया सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री के द्वारा। दिस मिनिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ, अब ये मिनिस्ट्री करती कैसे है जीडीपी को कैलकुलेट, विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ ऑल द इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड देयर प्राइजेस एंड देन एस्टिमेट द जीडीपी। तो आप सोच रहे हो भैया यहाँ पर अकेली सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्या कर लेगी, वो अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट को आपस में मिलके भैया उनसे पूछती है कि भैया ये जो गुड्स पर्टिकुलरली आपके स्टेट्स में बने हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में क्या क्या उनकी वैल्यू थी, उन सब का सम अप करने के बाद ये टोटल जो जीडीपी होती है हमारी कंट्री की उसको एस्टिमेट करती है कौन भैया, सेंट्रल मिनिस्ट्री। क्योंकि इनके पास थोड़ी पूरा डाटा, तो वो अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से कलेक्ट करती है, क्योंकि ये स्टैटिक्स का बहुत बड़ा पार्ट होता है। क्योंकि आपको पता है स्टैटिक्स कोई छोटा मोटा डाटा तो होता नहीं। जिस तरीके से मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया था डेवलपमेंट का, उसमें भी आप आईएमआर देखते हो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये सारी चीज़ें क्या है, स्टैटिक्स का पार्ट है। इतनी आसानी से ये नहीं बनती है, तो अलग अलग स्टेट्स की हेल्प लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करती है। तो जीडीपी को भी कैलकुलेट करना कोई छोटा मोटा, सोचो आप किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी चीज़ें बनी, पूरी स्टेट के भीतर कितनी चीज़ें बनी, और पूरी कंट्री में कितनी सारी चीज़ें बनी हैं, हुई हैं प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर में, उन सभी को कैलकुलेट करना कोई छोटा मोटा टास्क तो है नहीं कि बच्चों का खेल है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट बैठे होते हैं जो इन सबकी बात करते हैं, फिर उसको कैलकुलेट करते हैं। ओके, फिर उसको कैलकुलेट करते हैं। अब बोलो सर ये क्या आ गया यहाँ पे, तो अब आप यहाँ पे कुछ अपनी रिपोर्ट में जो आजकल जो ग्राफ आ रहे हैं आपको, क्योंकि पहले ये नहीं था जीवीए वाला कंसेप्ट, हम जीडीपी पढ़ते थे, लेकिन आप रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट बिगिन टू ब्रिंग आउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ 3 सेक्टर टुवर्ड ग्रॉस वैल्यू एडेड इन प्लेस ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ 3 सेक्टर्स टुवर्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू बी एट
पर with global practices. The GVA measure the contribution of three sectors of an economy after adjusting for taxes and subsidies. बोलो सर ये कौन सी चीज़, ये तो हमें पता ही नहीं थी, ये तो नई चीज़ आ गई। सुनो, पहले हम क्या यूज करते थे, अभी भी आप देखोगे इस वर्ड लिखा हुआ क्या, जीडीपी। लेकिन अब गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल लेवल पे देखा, ग्लोबल लेवल पे देखा, बहुत सारी कंट्री जीडीपी की जगह अब एक चीज़ यूज करती हैं, जीवीए, जिसको फुल फॉर्म याद रख लेना, ग्रॉस वैल्यू एडिट होता है। क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडिट होता है। बोलो सर ये क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडिट? तो जैसे जीडीपी है उसका एक अपर लेवल होता है ग्रॉस वैल्यू एडिट वाला। अब इसमें होता क्या है, ये कंट्रीब्यूशन करती है थ्री सेक्टर्स का टुवर्ड, जैसे जीडीपी कर रही थी वैसे ये करता है, लेकिन ये देखते हैं कि एक्चुअली उस पर्टिकुलर सेक्टर में कितना वैल्यू एडिट हुआ है। क्लियर है? बट जीडीपी में आप क्या देखते हैं, जीडीपी आप देखोगे कि टैक्स एक्स इन सारी चीजों को ऐड कर लिया जाता है, सब्सिडीज को, लेकिन ग्रॉस वैल्यू एडिट में टैक्स और सब्सिडीज हटा दी जाती हैं, उसके बाद जो वैल्यू एडिट होती है उसको एक्चुअल में रखा जाता है। तो ये समझ लो एक थोड़ा चीजों को अपर लेवल पे ले जाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव होता है। यानी गवर्नमेंट अब जैसे जीडीपी यहाँ रिपोर्ट में देखे थे, वहाँ पे आप जीवीए लिखा देखोगे और उसको जीवीए को अपर क्लासेस में जब आप जाओगे तो उसको और अलग तरीके से पढ़ोगे। क्लियर है? तो जीडीपी में भैया क्या होता है, यहाँ पर टैक्सेस और सब्सिडीज है तो ये सारी चीजें ऐड कर ली जाती हैं, जबकि ग्रॉस वैल्यू एडिट यानी जीवीए में ये सारी चीजें हटा दी जाती हैं। उसमें ये देखा जाता है पर्टिकुलर उस जो सेक्टर है उसने कितना वैल्यू एडिट किया है। क्लियर है? तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस वैल्यू एडिट और इसका फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये वैल्यू एड कितना हो रहा है हर सेक्टर का, उसकी बात की जाती है। तो ये समझ लो ग्लोबल लेवल पे अलग अलग कंट्रीज हैं जो इसको यूज कर रही थी, इसलिए हमारी गवर्नमेंट भी उसको यूज करने लगती है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे हम भी हमारी जो इकोनॉमी है वो भी अलग अलग कंट्रीज के साथ कंपेयर करके देखते हैं, अलग अलग इकोनॉमिस्ट हमारी कंट्री के, फिर उसके बाद ये सारी चीजें निकल के आती हैं। तो भूलना नहीं, अगर कहीं पे जीवीए लिखा मिल जाए ग्राफ, बोलो सर ये क्या था, तो समझ गए जिस तरीके से हम जीडीपी पढ़ रहे हैं वैसे ही जीवीए भी है, बट ये थोड़ा एडवांस वर्जन चला जाता है। जैसे आप समझते हो ना मोबाइल चलाते हो तो उसको अपडेट कर लो, वैसे ही कुछ ये। क्लियर है? बकाया आप इससे जीवीए से रिलेटेड और ज़्यादा चीज़ें आप जब 11th क्लास में जाओगे तब वहाँ पर पढ़ने को मिलेंगी। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, अब बात करेंगे हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर, कि सेक्टर्स में हिस्टोरिकल चेंज कैसे हुआ है। क्लियर है? अभी तक हम जीवीए और जीडीपी इन सब की बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर के प्राइमरी से सेकेंडरी और टर्सरी में किस तरीके से हिस्टोरिकल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले इनिशियल स्टेज होता है प्राइमरी सेक्टर। तो ये कौन सा स्टेज है, इनिशियल स्टेज, क्योंकि सभी को पता है प्राइमरी सेक्टर ही बेस सेक्टर कहलाता है हमारा। क्लियर है? दूसरी टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट एंड इंक्रीज इन प्रोडक्शन। क्लियर है? जब टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स होते हैं एंड इंक्रीज होते हैं किसमें, प्रोडक्शन में, किसमें, प्राइमरी सेक्टर्स में, मैनी पीपल कुड नाउ टेक अप अदर एक्टिविटीज, जिसके कारण लोग अब नई एक्टिविटीज करने लगते हैं। बोले जैसे कैसे, मान लो टेक्नोलॉजी आई, मान लो हमारे यहाँ पर क्या वीट होता था या फिर मान लो पैडी होता था, हमारे पास टेक्नोलॉजी आई, हमने एक छोटा सा प्लांट लगाया, हमने कहा यार वीट को पीस के मार्केट में वीट को फ्लोर को बेच सकते हैं कि नहीं। तो आपके पास जैसे ही टेक्नोलॉजी आई तो आपने क्या किया, एक अलग तरीके का भैया सेटअप किया, क्योंकि टेक्नोलॉजी आई, आपने सेटअप किया तो भैया और नए तरीके की चीजें ओपन हुई, क्योंकि आपने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की। पहले आप क्या कर रहे थे, केवल आप उगा रहे थे फिर उसको डायरेक्ट बेच दे रहे थे मार्केट में, क्योंकि इतनी ज्यादा इंडस्ट्री थी नहीं। लेकिन आपके दिमाग में आइडिया आया कि भैया इंडस्ट्री आई है तो उस इंडस्ट्री का सेटअप करके हम वीट को क्या कर सकते हैं, हम फ्लोर में कन्वर्ट कर दिए, है ना, किसकी हेल्प से, टेक्नोलॉजी की हेल्प से, फिर उसको मार्केट में बेचने लगे। न्यू मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, सेकेंडरी सेक्टर में क्या है भैया, न्यू मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आने लगे। देखो क्या होता है, हिस्टोरिकल चेंज का ही मतलब क्या है कि किस तरीके से अलग अलग सेक्टर्स में चेंज आ रहे हैं। कमिंग अप एंड एक्सपेंडिंग ऑफ फैक्ट्रीज, आप देख सकते हो बहुत सारी फैक्ट्रीज ओपन हो चुकी हैं आज के समय में। डोमिनेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, देखो क्या होता है, पहले प्राइमरी सेक्टर का डोमिनेंस रहता है, ऐसे समझ लो। हिस्टोरिकल चेंज का मतलब क्या होता है, जब कंट्री कोई जो इंडिपेंडेंस हुई है तो वहाँ ज़्यादातर आपको टर्सरी और सेकेंडरी सेक्टर इतनी जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। पहले यही सेक्टर है जो इनिशिएटिव करेगा, यानी जो धीमे धीमे बढ़ेगा, पहले इस सेक्टर का डोमिनेंस रहेगा, यानी सबसे पावरफुल सेक्टर रहेगा। फिर जब चीज़ें बहुत ज़्यादा आ जाएंगी, टेक्नोलॉजी बढ़ जाएंगी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स क्या है स्टार्ट हो जाएंगे बहुत हर जगह, तो फिर आप देखोगे किस तरीके से सेकेंडरी सेक्टर का डोमिनेंस हो जाएगा। लेकिन जब सेकेंडरी सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा क्या भैया प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन होने के बाद हमने डिफरेंट टाइप्स के मैन्युफैक्चरिंग गुड्स कर लिए, अब उनको बेचने का काम आएगा तो फिर टर्सरी सेक्टर बूस्ट मारेगा। तो इस तरीके से तीनों चीजें चलती रहती हैं। तो भैया यहाँ पर देख रहे हैं तो डोमिनेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर की बात की जाती है। क्लियर है? लेकिन अब किस तरीके से यहाँ से कन्वर्ट होकर यहाँ पे जा रहा है। इन द पास्ट 100 ईयर, पिछले 100 सालों की अगर हम बात करें, देयर हैज बीन अ फर्दर शिफ्ट फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्सरी सेक्टर इन डेवलप्ड कंट्रीज। आजकल आप जो डेवलप्ड कंट्रीज देखोगे, यूएस है, कनाडा है ना, ब्रिटेन है, जापान है, तो आप जैसे ही देखोगे आप देखोगे कि पिछले 100 सालों से बहुत तेजी के साथ सेकेंडरी से टर्सरी सेक्टर की तरफ, सेकेंडरी जो डेवलप्ड कंट्री वहाँ चेंजेस देखने को मिलते हैं।
क्लियर है। दिस सर्विस सेक्टर हैज बिकम द मोस्ट इंपोर्टेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन, कि जो सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर किसको बोलते हैं, टर्सरी सेक्टर को, कि जो सर्विस सेक्टर है वो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स बन चुका है टोटल प्रोडक्शन के लिए। दिस इज द जनरल पैटर्न ऑब्जर्व इन डेवलप्ड कंट्रीज, ये बहुत जनरल पैटर्न है जो ऑब्जर्व किया जाता है डेवलप्ड कंट्रीज में। आज आप देखोगे हमारी कंट्री डेवलपिंग है, इन फ्यूचर ये डेवलप्ड कंट्री होगी कि नहीं, तो क्यों होगी, क्योंकि बहुत सारी तरीके की टर्सरी सेक्टर में एक्टिविटीज स्टार्ट हो रही हैं। आजकल आप देखते हो नए नए तरीके के सेटअप स्टार्ट हो रहे हैं, नई नई तरीके की सर्विसेज इंट्रोड्यूस हो रही हैं। जैसे आप जोमेटो जानते ही हो, स्विगी जानते हो, ये सब क्या है, बिग बास्केट जानते हो, तो ये सब क्या है, ये क्या भैया टर्सरी सेक्टर की यूनिट्स हैं और यहाँ पर सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं। तो आप देख रहे हो किस तरीके से हमारी कंट्री में भी पैटर्न चेंज हो रहा है। पहले ज्यादातर लोग काम कहाँ रहे थे, प्राइमरी सेक्टर से, फिर वहां से शिफ्ट होते हैं सेकेंडरी सेक्टर, फिर टर्सरी सेक्टर। तो यही आप आजकल जो देखते हो ये पैटर्न, तो भाई डेवलप्ड कंट्री में ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा डेवलप्ड कंट्री वहां के टर्सरी सेक्टर उतना ज्यादा बूस्ट मार रहा है, क्योंकि वहां पर उतने तरीके की सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही होती हैं। ओके, तब आप समझ चुके होंगे कि हिस्टोरिकल चेंज हमें किस तरीके से देखने को मिल रहा है इन सभी सेक्टर्स में। अब आते हैं हम यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर इन इंडिया। अब हम अपनी कंट्री में बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर्स की, सेकेंडरी सेक्टर की और टर्सरी सेक्टर की। ओके, ये ग्राफ आपकी बुक में दिया गया होगा, क्लियर है। यही ग्राफ याद रख लेना, आज के 1 साल बाद चेंज हो जाएगा, 2 साल बाद चेंज हो जाता है, क्योंकि दिस इज द पार्ट ऑफ स्टैटिक्स, ये स्टैटिक्स का पार्ट है। स्टैटिक्स मतलब नंबर्स, तो ये नंबर्स का पार्ट है, तो ये चेंज होता रहता है, क्योंकि कंट्री जब डेवलप्ड होती जाएगी, डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ कन्वर्ट होती जाएंगी, तो रिपोर्ट भी चेंज होती जाएंगी, स्वाभाविक सी बात। तो इसलिए है ना। अब देखो यहाँ पे, देखो मैंने क्या बोला था, GVA क्या लिखा है यहाँ पे, ग्रॉस वैल्यू एडेड बाई प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स। तो जो ग्रॉस वैल्यू एडेड की जा रही है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर के द्वारा, इस चार्ट में हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो ब्लू कलर है वो प्राइमरी सेक्टर को बता रहा है, दूसरा जो रेड कलर है वो सेकेंडरी सेक्टर को बता रहा है, जो ग्रीन कलर है वो टर्सरी सेक्टर को बता रहा है, और यहाँ पर प्राइस दिए गए हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी के करोड़ में, क्लियर है। अब आप यहाँ पे देखो 1977 से 78 तक यहाँ पे सबसे बड़ा क्या था भैया, सबसे बड़ा ग्रॉस वैल्यू एडेड किस सेक्टर्स का देखने को मिल रहा है हमें। वैसे आप यहाँ पर जीडीपी लिखा देखते थे, बट मैंने जीडीपी और जीवीए में आपको पहले ही बता दिया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा ग्रॉस वैल्यू एडेड था 1977 से 78 तक। लेकिन जैसे ही आप दूसरे नंबर पे हमारा आ जाता था सेकेंडरी, वो तीसरे पे आ जा रहा था टर्सरी, यानी कि पहले प्राइमरी सेक्टर का सबसे ज्यादा ग्रॉस वैल्यू एडेड था। लेकिन अगर हम बात करते हैं रिपोर्ट 2017-18 की, तो आप देखोगे कि यहाँ पर सबसे ज्यादा ग्रॉस वैल्यू एडेड किसका है, आप देख रहे हो यहाँ पे सबसे ज्यादा ग्रॉस वैल्यू एडेड है टर्सरी सेक्टर का। ओके, और उसके बाद दूसरे नंबर पे है सेकेंडरी सेक्टर का, और उसके बाद है हमारा यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर का। बोले सर ऐसा क्यों हुआ, समझे कि नहीं। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर जो इंडिया है, रीजन बिहाइंड द राइजिंग इंपोर्टेंस ऑफ द टर्सरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। तो वो रीजन कौन से हैं जिसके कारण यहाँ पर तो हमें प्राइमरी सेक्टर दिख रहा है ग्रॉस वैल्यू एडेड में सबसे ज्यादा, उसके बाद सेकेंडरी, फिर टर्सरी। लेकिन जैसे हम 2017 और 18 की रिपोर्ट की बात करते हैं, यहीं पर जो हमें दी गई है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा ग्रॉस वैल्यू एडेड हमें टर्सरी सेक्टर का देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों हुआ, वो रीजन कौन से थे। तो इससे क्वेश्चन बनता है बढ़िया, बहुत मस्त झन्नाट वाला। तो याद रख लेना, बोर्ड में हमसे जब पूछा जाएगा तो हमें पता होना चाहिए कि भैया ऐसी कौन सी चीजें हुई जिसके कारण क्या होता है कि यहां पे तो प्राइमरी सेक्टर का परसेंटेज ज्यादा था, है ना, लेकिन यहां पे टर्सरी का कैसे ज्यादा हो गया। तो उन सब की बात की जाएगी कि भैया वो कौन से रीजन है जिसके कारण इंपोर्टेंस बढ़ा है टर्सरी सेक्टर का प्रोडक्शन में। आइए वो देख लेते हैं यहाँ पे वो रीजन कौन कौन से हैं। सबसे पहला रीजन बिहाइंड द राइजिंग इंपोर्टेंस ऑफ टर्सरी सेक्टर इन प्रोडक्शन, सबसे पहला सम सर्विसेज आर बेसिक। कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो बेसिक हैं, क्लियर है। वो बेसिक सर्विसेज क्या है, हॉस्पिटल्स हो गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स सर्विसेज हो गई, पुलिस स्टेशंस हो गए, कोर्ट्स हो गए, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस हो गए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हो गई, डिफेंस हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंक हो गया, इंश्योरेंस हो गया, कंपनीज एक्सेट्रा। ये सभी क्या है, बेसिक सर्विसेज है कंट्री के लिए। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी आप इन सारी चीज़ों को भी देखते जाते हो। नई नई बैंक्स की ब्रांच ओपन होती हैं, नए नए पुलिस स्टेशन ओपन होते हैं, अलग अलग तरीके की सर्विसेज इंट्रोड्यूस की जाती हैं सोसाइटी में, बिकॉज ये सभी सर्विसेज बेसिक सर्विसेज हैं। इसलिए तो ये बेसिक सर्विसेज है और सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है, तो टर्सरी सेक्टर में बूम मारेगा, स्वभाव इसकी बात है। इन अ डेवलपिंग कंट्री, जो डेवलपिंग कंट्री होती हैं, द गवर्नमेंट हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो डेवलपिंग कंट्री होती है जैसे हमारी कंट्री डेवलपिंग कंट्री है, फॉर द प्रोविजन ऑफ दीज सर्विसेज। भैया गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है इन सर्विसेज की, बिकॉज ये सभी सिटीजन जो उस कंट्री में रह रहे हैं उन सभी के लिए बेसिक सर्विसेज होती है। गवर्नमेंट, भैया आप देखते हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्यों बनाए जाते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्यों बनाए जाते हैं, पोस्ट ऑफिस क्यों बनाए जाते हैं, स्टेशन क्यों बनाए जाते हैं, ये सारी चीजें क्यों, तो आपको पता है क्योंकि ये सभी बेसिक
सर्विसेज हैं और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है सभी को ये सर्विसेज प्रोवाइड करवाना। The development of agriculture and industry leads to the development of services such as transport, trade and storage। जिस तरीके से प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्शन बढ़ा, सेकेंडरी सेक्टर का प्रोडक्शन बढ़ा, जिसके कारण वो सारी सर्विसेज को जनता तक पहुंचाने के लिए टर्सरी सेक्टर भी इंपोर्टेंस हमें देखने को मिलता है। क्योंकि मान लीजिए आपने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल लीड्स डेवलपमेंट सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा, स्टोरेज बढ़ेगा। क्योंकि आपने कोई प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा किया या आपने किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा की, तो आप इतनी जल्दी तो बेच नहीं दिए मार्केट में, तो आपको उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा। स्टोर पर रखने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट के जरिए वहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा, जिसके कारण ये तीनों एक्टिविटीज़ कहाँ जा रही हैं, टर्सरी सेक्टर में ऐड हो रही हैं। इसलिए टर्सरी सेक्टर बढ़ रहा है। पहला बेसिक सर्विसेज थी जिसके कारण टर्सरी सेक्टर बढ़ रहा है। क्योंकि आपने देखा 1977 से 78 में ग्रॉस वैल्यू एडेड में प्राइमरी सेक्टर का परसेंटेज ज़्यादा था, लेकिन टर्सरी सेकेंडरी और टर्सरी का कम था। लेकिन वही हम बात करते हैं जो इससे पहले हमने अभी ये ग्राफ देखा था, उसमें क्या है, टर्सरी सेक्टर ज़्यादा बढ़ गया था। वो कौन से रीजन थे, तो वो ये रीजन थे। और अभी देखो एज इनकम लेवल राइज, जैसे ही इनकम लेवल राइज होता है, बढ़ता है, सर्टेन सेक्शंस ऑफ पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मेनी मोर सर्विसेज लाइक ईटिंग आउट, टूरिज्म, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट स्कूल, प्रोफेशनल ट्रेनिंग एक्सेट्रा। जैसे ही लोगों के पास इनकम बढ़ती है, देखो इनकम का मतलब क्या बोला, मान लीजिए अभी आप पढ़ रहे हो, कल के दिन पढ़ के आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन गए, आपको जो बनना था आप वो बन गए, आपके पास क्या बढ़ा भैया, इनकम लेवल राइज। पहले तो इनकम जीरो थी क्योंकि पापा तो थप्पड़ मार के पार्ले जी का बिस्किट देते थे तो आप खुश हो जाते थे, लेकिन आपके पास अब खुद का पैसा आया है तो आपके पास इनकम जैसी राइज हुई तो सोसाइटी में जो लोग हैं जिनके पास इनकम बढ़ रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज मांगने लगते हैं। भैया ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें सर्विसेज चाहिए होती हैं, तो जिसके कारण क्या होता है, बाहर खाना स्टार्ट करते हैं, टूरिज्म पे जाना लोग चालू कर देते हैं, शॉपिंग पे जाना चालू कर देते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ओपन हो जाते हैं क्योंकि भैया गवर्नमेंट में अच्छा इलाज नहीं कर रहा है डॉक्टर, तो हम तो प्राइवेट में चलते हैं। समझ रहे हो कि नहीं। इसके अलावा आप देख सकते हो प्राइवेट स्कूल्स ओपन हो जाते हैं, प्रोफेशनल ट्रेनर्स या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ओपन हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। क्योंकि जैसे इनकम का लेवल बढ़ेगा तो भैया आप देखोगे किस तरीके से नई नई सर्विसेज सोसाइटी में देखने को मिलती हैं। Over the past decade or so, certain new services such as the based on information and communication technology have become important and essential. The production of these services has been rising rapidly. अब देखो क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बढ़ने के साथ साथ आप देखोगे सोसाइटी में कुछ नई तरीके की सर्विसेज हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि हो गई इंफॉर्मेशन से रिलेटेड सर्विसेज, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सर्विसेज हो गई। ये सारी सर्विसेज क्या कर रही हैं, इंपॉर्टेंट और एसेंशियल हैं। द प्रोडक्शन ऑफ दीज सर्विसेज हैज बीन राइजिंग रैपिडली, जिसके कारण ये सर्विसेज बहुत तेजी के साथ रैपिडली बढ़ रही हैं। IT सेक्टर आप देखने को बात करेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि अलग अलग तरीके के लोग हैं, ठीक है ना, उनको अलग अलग तरीके, किसी को सॉफ्टवेयर चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, है ना, उनसे रिलेटेड तो नई नई तरीके की सर्विसेज सोसाइटी में देखने को मिल रही हैं हमें। डिस्पैरिटीज इन द ग्रोथ ऑफ द सर्विस सेक्टर, लेकिन इसके बावजूद भी आप सर्विस सेक्टर में कुछ डिस्पैरिटीज देखोगे। कैसी डिस्पैरिटीज, सर्विस सेक्टर के अंदर, क्लियर है, यानी टर्सरी सेक्टर सर्विस सेक्टर बोलते हैं, उसके अंदर भी आप कुछ सेक्टर्स ऐसे देखोगे, कुछ जगह ऐसी देखोगे जहां पर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा होगा और जहां पर कुछ भी इनकम जनरेट नहीं हो रही होगी। तो ये डिस्पैरिटीज भी देखने को हमें मिलती हैं टर्सरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर में। क्योंकि कुछ जगह आप देखोगे बहुत अच्छा खासा पैसा बन रहा होता है टर्सरी सेक्टर में, बट कुछ जगह पैसा नहीं बन रहा होता है। तो डिस्पैरिटीज भी हमें देखने को मिलती है किसमें, ग्रोथ ऑफ द टर्सरी सेक्टर या फिर सर्विस सेक्टर में। अब देखो भाई, हमने अभी तक यहाँ पे बात कर ली है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे नई बात करने वाले हैं, वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड। सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड कहाँ पे हैं, प्राइमरी में, सेकेंडरी में या फिर टर्सरी में। तो इस तरीके से हम पहले दोनों ग्राफ को एनालिसिस करेंगे, उसके बाद फिर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है कि नहीं। देखो अब आप यहाँ पे देखोगे ग्राफ में, पहले यहाँ पर क्या लिखा रहता था, क्या, GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लेकिन आपको डरना नहीं है, सबसे पहली बात, ठीक है ना, आपको डरना नहीं है। तो फिर सर ये क्या था, अभी मैंने आपको समझाया था, GVA क्या है, ग्रॉस वैल्यू एडेड है, एडवांस तरीका है, ठीक है ना। तो हमने GDP को हटा के ग्लोबल लेवल पे GVA ऐड किया जा रहा है, बहुत सारी कंट्री इसका यूज कर रही हैं GVA का, इसलिए हमने अपनी रिपोर्ट में इसको भी ऐड कर लिया। तो डरने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे, आगे की क्लासेस में, तब आप वहाँ पे GDP और GVA में डिफरेंस भी पढ़ लोगे। अब देखो ये दोनों ग्राफ को पढ़ते हैं कि सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे काम कर रहे हैं। पहले इस वाले ग्राफ को हम देखते हैं। यहाँ पे आप जैसे इस ग्राफ को देखोगे 1977 और 78 में सबसे ज़्यादा लोग, अगर बात की जाए तो कहाँ पे, या फिर सबसे ज़्यादा परसेंटेज, देखो GVA मतलब किस सेक्टर का वैल्यू एडिशन सबसे ज़्यादा था 1977 और 78 में। तो आप देख लो यहाँ पे प्राइमरी का था, फिर प्राइमरी का सबसे ज़्यादा था, फिर उसके बाद टर्सरी का था और सेकेंडरी का था। वहीं अगर हम बात कर लें 17-18 में, है ना, तो आप देखोगे यहाँ पर प्राइमरी का जो GVA में, मतलब जो
सेक्टर्स है वो कम हो गया, सेकेंडरी का उससे थोड़ा कम और टर्सरी का सबसे ज्यादा। यानी कि आपने यहाँ पर देखा कि जो शेयर था किसका, जीबीए का सेक्टर्स में, तो सबसे ज्यादा किसका था, पहले था प्राइमरी का। लेकिन जैसे ही आप बात करोगे, इधर आ जाओगे, जैसे ही 17 और 18 की बात करोगे, 2017 और 18 की बात करोगे, तो आप देखोगे यहाँ पर कि टर्सरी सेक्टर में सबसे ज्यादा यहाँ पर ग्रॉस वैल्यू एडिशन देखने को मिलता है। बोले सर ठीक है, अगर यहाँ पे प्राइमरी कम हुआ है, टर्सरी बढ़ा है तो कोई बात नहीं, तो वैसे ही हमें एम्प्लॉयमेंट में भी देखने को मिलना चाहिए कि किस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा हुआ है। जैसे टर्सरी में ग्रॉस वैल्यू एडिशन सबसे ज्यादा हुआ है, तो ऐसे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी टर्सरी में ही होना चाहिए। लेकिन ये चीज यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। बोलो कैसे, देखो यहाँ पे 1977 और 78 की बात करेंगे तो यहाँ पर 71 लोग एम्प्लॉयमेंट थे प्राइमरी सेक्टर में, क्योंकि ब्लू कलर हमें किसको बता रहा है, देखो लिखा है ना यहाँ पे, ना डर जाओ सर ये कलर कहाँ से आ गया, हमें तो पता ही नहीं था, है ना। तो ब्लू कलर प्राइमरी से है और ये रेड आपको जो दिख रहा है वो सेकेंडरी से है और टर्सरी से ग्रीन ग्रीन सा हमें दिख रहा है। आपने यहाँ पे देखा 71 लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं 78 में, किसमें, प्राइमरी सेक्टर में, 11 लोग काम कर रहे हैं सेकेंडरी सेक्टर में और 18 लोग काम कर रहे हैं टर्सरी सेक्टर में। ठीक है सर, कोई दिक्कत थोड़ी थी। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे आओगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि आज भी सबसे ज्यादा लोग कहाँ पे काम कर रहे हैं, 44 प्राइमरी में और 25 सेकेंडरी में और 31 टर्सरी में। लेकिन जैसे ही मैंने इस रिपोर्ट को देखा और इस रिपोर्ट को देखा, आपने सबसे पहले यहाँ पे देखा कि किस सेक्टर का ग्रोस वैल्यू एडिशन सबसे ज्यादा हुआ था, टर्सरी का। मतलब सबसे ज्यादा पैसा प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है, पैसा कहाँ पे आ रहा है, टर्सरी में। तो भैया एम्प्लॉयमेंट भी तो टर्सरी में होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पर कि आज भी ज्यादातर लोग प्राइमरी सेक्टर में ही काम कर रहे हैं, उतने लोग टर्सरी सेक्टर में काम कर ही नहीं रहे। बोले सर ये तो फिर समस्या है बहुत बड़ी, क्योंकि आपने देखा जिस तरीके से ग्रॉस वैल्यू एडिशन बढ़ा है, तो प्राइमरी से ट्रांसफर होकर टर्सरी में गया है, तो वैसे ही एम्प्लॉयमेंट का जो शेयर है वो भी बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो बढ़ता नहीं है। तो वही लिखा है द शिफ्ट इन द जीवीए। यहाँ पर आप पहले जीडीपी लिखा देखते होगे बुक में, जो नई बुक आएंगी वहां पे आप जीवीए देखोगे, तो ऐसा डरना नहीं है सर मेरी बुक में जीडीपी लिखा था अब जीवीए लिखा है, कोई नहीं है, आप उसको जीडीपी पढ़ रहे हो अगर आपकी बुक में तो वही पढ़ लो, जीवीए पढ़ रहे हो तो वही पढ़ लो, कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। क्लियर है, इज नॉट सेम द शेयर इन द एम्प्लॉयमेंट। यानी कि जिस तरीके से शेयर ऑफ जीवीए है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर में, उस तरीके से आप देखोगे एम्प्लॉयमेंट में जो परसेंटेज है वो सेम नहीं है। तो ऐसा क्यों नहीं है, अब हम इसकी बात आगे करते हैं। तो भाई ऐसा क्यों है कि भैया जीवीए का जो शेयर है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में वो डिफरेंस है, लेकिन वैसा शेयर एम्प्लॉयमेंट का देखने को नहीं मिलता। फिर से समझो, जिस तरीके से हमने देखा कि भैया जीवीए में यानी ग्रॉस वैल्यू एडिशन प्राइमरी से शिफ्ट होकर टर्सरी में बढ़ा है। क्लियर है, यानी पहले पैसा प्राइमरी में ज्यादा आता था, लेकिन आज की स्थिति में टर्सरी से पैसा ज्यादा जनरेट हो रहा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट उतना टर्सरी से जनरेट नहीं हो रहा है। क्लियर है, लेकिन उतना एम्प्लॉयमेंट टर्सरी से जनरेट नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसकी बात की जाएगी यहाँ पे। व्हाई देयर हैज बीन नो शिफ्ट इन द शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट एज इज हैज बीन शेयर ऑफ सेक्टर इन जीवीए। जिस तरीके से जीवीए में आप देख रहे हो चेंजेस देखने को मिल रहा है हमें सेक्टर्स में परसेंटेज का, लेकिन ऐसा एम्प्लॉयमेंट में नहीं है। ऐसा क्यों है भाई, एम्प्लॉयमेंट भी तो टर्सरी सेक्टर में बढ़ना चाहिए था। जिस तरीके से टर्सरी सेक्टर से पैसा बहुत आ रहा है, तो उस तरीके से एम्प्लॉयमेंट भी टर्सरी सेक्टर में बढ़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ। वो रीजन कौन कौन से थे, तो उनकी बात कर रहे हैं। इट इज ऐसा इसलिए बिकॉज नॉट इनफ जॉब वर क्रिएटेड इन द सेकेंडरी सेक्टर इन टर्सरी सेक्टर। बहुत ज्यादा जॉब क्रिएट नहीं की गई सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में, जिसके कारण आज भी जो सेक्टर में सबसे ज्यादा परसेंटेज एम्प्लॉयमेंट का वो प्राइमरी में। दूसरा देखते हैं, इवन दो इंडस्ट्रियल आउटपुट्स और द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वेंट अप बाय मोर देन 9 टाइम्स। सुनना, इंडस्ट्रियल आउटपुट है यानी कि जो प्रोडक्शन है गुड्स का वो 9 टाइम्स है, बट एम्प्लॉयमेंट इन दिस इंडस्ट्री वेंट अप बाय अराउंड द 3 टाइम्स। मतलब सेकेंडरी सेक्टर में मान लो किसी कंपनी से कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इंडस्ट्री के अंदर कुछ बन रहा है, वो आप देख सकते हो यहाँ पर कितना है, 9 टाइम्स हो रहा है, लेकिन आप बात करोगे एम्प्लॉयमेंट की तो वो तो 3 टाइम्स ही है वहां पे। वाइल प्रोडक्शन इन द सर्विस सेक्टर रोज बाई 14 टाइम्स, यानी कि सर्विस सेक्टर में प्रोडक्शन 14 गुना बढ़ा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वो केवल 5 टाइम्स ही बढ़ा है। क्लियर है, तो बोले सर इनसे तो बहुत सारी दिक्कत होती है। जी हाँ, तो ये सारी दिक्कत हमें देखने को मिल रही है क्योंकि उस स्पीड के साथ में सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर नहीं बढ़े हैं, जिसके कारण वहां पर इतना जॉब नहीं है लोगों के पास, इसलिए वहां पर इतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं है। समझे कि नहीं, तो इतना ज्यादा अगर हमसे बात कर ली जाए कि सबसे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड कहाँ हैं, तो आज भी प्राइमरी सेक्टर में लोग ज्यादातर काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा पैसा किस सेक्टर से आ रहा है, तो वो टर्सरी से आ रहा है, लेकिन काम सबसे ज्यादा टर्सरी में लोग नहीं कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं, प्राइमरी में कर रहे हैं। वो क्यों है, क्योंकि आपको पता है सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर उतनी तेजी के साथ ग्रो नहीं हुआ है, जिसके कारण बहुत सारे लोगों को जॉब नहीं मिली वहां, जिसके कारण लोग आज भी ज्यादातर प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। इसके बहुत सारे रीजन होते हैं जिनकी हम आगे अभी बात करेंगे। तो पीपल इन द प्राइमरी सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड या
फिर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। तो जो प्राइमरी सेक्टर में लोग हैं उन्हें हम अंडर एम्प्लॉयमेंट या फिर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, दोनों एक ही है, ऐसा डर नहीं है सर दोनों अलग अलग वर्ड लिखे तो क्या है, दोनों एक ही है, ऐसा डरना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि राजू ही श्याम है और श्याम ही राजू है। क्लियर है। अब तो यहाँ पे दिया गया है एग्जाम्पल स्टोरी ऑफ लक्ष्मी। अभी हम लक्ष्मी की स्टोरी से इन सारी चीजों को समझेंगे कि किस तरीके लक्ष्मी की स्टोरी हमें हमारी बुक में दी गई है। This kind of underemployment which is hidden in contrast to someone who does not have a job and is clearly visible as unemployed, hence it is also called disguised unemployment। देखो हमसे कभी पूछ लिया जाए disguised unemployment क्या है, तो देखो यहाँ पे क्लियर लिखा है disguised unemployment का मतलब क्या है, this kind of a underemployment which is hidden in contrast to someone who does not have a job and is clearly visible as unemployment, hence it is called disguised unemployment। ऐसा समझ लो जैसे मान लो खेती में लोग काम कर रहे हैं, क्लियर है, एक प्लॉट है खेत का मतलब एक खेत है जहाँ पे 10 लोग काम कर रहे हैं, अगर उस 10 लोगों में से वहाँ पे जरूरत तो 2 ही 3 लोगों की है, लेकिन 7 लोग तो ऐसे ही काम कर रहे हैं फ्री फोकट में, तो वो क्या है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि अगर वो वहाँ से चले भी जाते हैं तो उस खेत के प्रोडक्शन पे कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अगर पहले भी 10 क्विंटल हो रहा है और अभी भी 10 क्विंटल हो रहा है, तो अगर वो 7 लोग निकल भी जाते हैं उस जगह से तो फिर उसके प्रोडक्शन में कोई भी असर देखने को नहीं मिलता है। तो वो 7 लोग क्या है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि वो भ्रमित हैं भी, चाहे तो अगर बहुत सारे लोग उसको स्विच करके अलग सेक्टर में भी काम कर सकते हैं, जिसके कारण उनके पास एम्प्लॉयमेंट आ सकता है, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट के टैग को हटा सकते हैं। अब चलते हैं हम यहाँ पे, अब अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। ये ज्यादातर हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, ये ज्यादातर हमें देखने को मिलता है एग्रीकल्चर वाले सेक्टर वाले एरिया में, क्लियर है, तो यानी प्राइमरी सेक्टर में हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। दूसरी बात, दिस अंडर एम्प्लॉयमेंट कैन ऑल्सो हैपन इन अदर सेक्टर, इसके अलावा अदर सेक्टर्स में भी हमें ये देखने को मिलता है। एग्जांपल में दिया गया जैसे कैजुअल वर्कर है, कैजुअल वर्कर जो पेंट करता है, प्लम्बर है, रिपेयर है पर्सन एंड अदर डूइंग और जॉब, जो भी अलग अलग तरीके की जॉब्स करते हैं, दे मे स्पेंड द होल डे बट अर्न वेरी लिटिल, वो पूरे दिन काम करते हैं और उन्हें बहुत कम पैसा मिलता है। आप अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं जो डेली वेजेस पे काम करने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें उतना पैसा नहीं मिलता, वो पूरे दिन काम करते हैं, लेकिन उन्हें जो कंपनी में बैठे एक आईटी सॉफ्टवेयर है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उसको जितना पैसा मिलता है उतना उन्हें नहीं मिलता। तो इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं कि भैया उन्हें इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं ले रखी होती कि वो वहाँ जाके काम कर सकते, तो फिर आदमी छोटी मोटी जॉब ही करने लगता है, जिसके कारण क्यों, आपकी ज़िंदगी तो रुकेगी नहीं। इसीलिए भैया पढ़ाई करते रहिए, नहीं बीच में लगता है सर हमने तो पढ़ाई छोड़ दी है, आप कुछ नहीं, पढ़ाई करते रहिए और आप जो भी काम कर रहे हैं वो भी करते रहिएगा, क्लियर है। तो वही यहाँ पे हम पिक्चर दी गई है, ये देखो प्राइमरी सेक्टर है ना, और ये यहाँ पर अदर सर्विसेज टाइप की जो जॉब्स होती हैं उनके बारे में दिया गया है। अब हम देखो हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, अब हम मोर एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्लियर है। हमें लक्ष्मी की स्टोरी दी जाती है कि उसके पास एक खेत है ना, उसके पास काम करने के लिए बहुत सारी सुविधाएं नहीं है, जिसके कारण वो खेती नहीं कर पा रही है, उसकी स्टोरी दी जाती है। अब यहीं से हम स्टार्ट करते हैं, कनेक्ट विद द स्टोरी ऑफ लक्ष्मी प्लस रोल ऑफ गवर्नमेंट। लक्ष्मी की स्टोरी रहती है, लेकिन आप देखते हो किस तरीके से गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करती है। भैया वो प्रोवाइडिंग इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करती है लक्ष्मी को, है ना। भैया सीधी सी बात है, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट किया जा सकता है। मान लो किसी पर्सन को काम करना है खेत में, है कि नहीं, उसके पास और लोगों को एम्प्लॉयमेंट कैसे मिल सकता है, भैया उसको पानी चाहिए होगा, उसको इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए होगी। गवर्नमेंट अब अगर इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी तो उस काम को करने के लिए भी कुछ लोग चाहिए होंगे, जिसके कारण उन लोगों को भी जॉब मिलेगी। तो जिसके कारण क्या लिखा, प्रोवाइडिंग इरिगेशन फैसिलिटी से भी क्या एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। इसके अलावा रिडक्शन इन डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट इज कंस्ट्रक्शन वर्क, जिसके कारण आप देख सकते हो कि कंस्ट्रक्शन वर्क होगा, क्योंकि आप प्रोवाइडिंग इरिगेशन फैसिलिटी करोगे, आप कैनाल बनवाओगे, आप डैम बनवाओगे, जिसके कारण क्या इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ेगी, कंस्ट्रक्शन का काम होगा तो लोगों को उसमें जॉब मिलेगी, क्लियर है, जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट का टैग हटके बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज फैसिलिटी, अब मान लीजिए आपके पास खेत है और आपने कोई फसल ग्रो कर लिया, अब आप सोच रहे हो अभी उसके अच्छे प्राइस है नहीं, उसके जब अच्छे प्राइस होंगे तब हम उसको बेच देंगे। आप देखते हो बड़े बड़े थोक जो मार्केट में लोग होते हैं वो इकट्ठा कर लेते हैं फिर बाद में बेचते हैं। इससे क्या होता है कि भैया आपको इन्वेस्टमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट कोई आपने ट्रक खरीद लिया, दूसरी बात आपने कोई स्टोरेज फैसिलिटी कर लिया, अब आपने उस जो भी आपका ग्रेन था उसको इकट्ठा करने के लिए स्टोरेज हाउस रखा, अब आप उसको इकट्ठा कराओगे, कोई स्टोरेज हाउस में रखोगे और ट्रक से लेके जाओगे, तो वहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा कि नहीं, यहाँ पर भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। सीधी सी बात, आप भी कोई नया बिजनेस कर रहे हो, कोई भी नया बिजनेस ओपन करोगे तो उसमें कुछ लोगों को आप काम के लिए जरूर हायर करोगे, जिसके कारण उन लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो इस तरीके से धीमे धीमे करके हमें दिखता छोटा है, लेकिन ये बहुत बड़े लेवल पर बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है।
एम्प्लॉयमेंट टू फार्मर्स एंड अदर इन्वॉल्वमेंट ट्रांसपोर्ट और ट्रेड, तो इसमें जो जो लोग इन्वॉल्वमेंट यानी कि किसान होगा उसको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा इसमें। इसके अलावा जो इसमें ट्रेडर्स होंगे उनको भी मिलेगा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो प्रोवाइड कर रहे होंगे उन सभी लोगों को इसमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो वही हमसे बोला गया था हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। तो अलग अलग स्टेप्स पे हम अलग अलग जो आप बोल सकते हैं एम्प्लॉयमेंट उसको जनरेट कर सकते हैं। आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, गवर्नमेंट ऐसी स्कीम्स लेके आती है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो उसकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। ओके, चल ये लक्ष्मी की स्टोरी दी गई, यहाँ पर लक्ष्मी अपना खेत में काम कर रही है वो। अब देखो और क्या हो सकता है इसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ चीप क्रेडिट या फिर लोन, सस्ता लोन मिल जाए। सस्ता लोन का मतलब क्या, 2 रुपए वाला नहीं, सस्ता लोन का मतलब होता है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगे और एक छोटा पर्सन भी उसको मतलब लोन ले सके और अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को सुधार सके, कोई बिजनेस छोटा मोटा स्टार्ट करके। क्लियर, तो वही बोलोगे यूजफुल इन बाइंग इक्विपमेंट्स एंड स्टार्टिंग न्यू वर्क। मान लीजिए कोई आपके घर में से कोई पर्सन था जिसने मान लिया सोचा कि मुझे छोटा खुद का बिजनेस करना, पैसा नहीं है, तो ये वो बैंक के पास जाएगा, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा, बैंक से छोटा सा एक लोन लेगा जिसके कारण वो अपनी फैक्ट्री छोटी सी या कोई भी छोटा सा स्टॉल चालू कर सकता है, जिसके कारण भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो सीधी सी बात भैया, लोन अगर सस्ता मिल जाएगा, एक बात बताइए, ज्यादातर लोग जो अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आ रहे हैं, अगर वो सही तरीके से उन्हें लोन मिल जाए गवर्नमेंट से प्रॉपर बैंकिंग सेक्टर से, है ना, तो क्या होगा, जिसके कारण नई नई इकोनॉमिक कंडीशंस क्या होंगी हमारी कंट्री में जो जनरेट हो रही थी, जिसके कारण लोगों को क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों को काम मिलेगा। तो छोटे छोटे लेवल पर जब लोगों को काम मिलेगा तो वो एक बहुत बड़े लेवल पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक चीप लोन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आइडेंटिफाई, प्रमोट एंड लोकेट इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। दूसरी बात, आइडेंटिफाई करना, ऐसी कौन सी जगह है जहां पर हम स्मॉल इंडस्ट्रीज ओपन कर सकते हैं, उनको प्रमोट करना, जिसके कारण क्या, जैसे उसमें फूड प्रोसेसिंग आता है, कोल्ड चेन स्टोरेज आता है, तो ये क्या है, ये इंडस्ट्रीज है छोटी वाली और यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को काम मिलता है। कोई फूड प्रोसेसिंग है, मान लो फूड से रिलेटेड कोई इंडस्ट्री कुछ सामान बना रही है, तो वहां पर भी बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इसके अलावा कोल्ड चेन स्टोरेज चाहिए होगी, मान लो कोई फूड बनाया उसको खराब ना हो जाए तो उसको कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ेगा, तो कोई एक छोटी सी इंडस्ट्री हम बनाई जाएगी जिसमें जो फूड बनाया उसको कोल्ड चेन के अकॉर्डिंग स्टोर करके रख सकते हैं। कोल्ड हाउस टाइप के रहते हैं जिनके अंदर ऐसी चीजें रखी जाती हैं जो खराब ना हो। तो यहां पर हर एक लेवल में आप देख सकते हो इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जा सकता है। मान लीजिए वो प्राइमरी सेक्टर का, लेकिन उसमें जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो दूसरे सेक्टर्स में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हो पिक्चर है ना, कुछ बन रहा है यहाँ पे और ये कोल्ड स्टोरेज दिया गया है, देखो कुछ बना रहे, पता नहीं क्या बना रहे, ठीक है ना। अब यहाँ पे दिया गया है एक्सप्लोरिंग न्यू सेक्टर्स फॉर एम्प्लॉयमेंट। अब हमें न्यू सेक्टर्स एम्प्लॉयमेंट के लिए और जनरेट करने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे। क्लियर है, न्यू सेक्टर्स देखो आज की आप देखते हो, जैसे आप खुद से समझ लो, आज से पहले अगर हम बात करें टूरिज्म को रिलेटेड, जैसे जिस तरीके से आज इंडिया में कल्चर है, लोग घूमने जा रहे हैं, खा रहे हैं, बहुत अच्छी जगह है ना, अलग अलग जगह घूमने के लिए बहुत सारी चीजें, वो क्यों हुआ, क्योंकि उस सेक्टर्स में भी लोगों को जॉब मिली है, उस सेक्टर्स में भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है, जिसके कारण नए नए सेक्टर्स ओपन हुए हैं। उसी की बात अब हम इसमें करेंगे। तो यहाँ पर एक कमीशन आता है जिसका नाम है प्लानिंग कमीशन, जिसको पहले अभी जैसे इसको पुराना नाम था प्लानिंग कमीशन, लेकिन अभी हम इसको किस नाम से जानते हैं, नीति आयोग, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो नाम इनके चेंज हो जाते हैं लेकिन काम तो वही रहता है। क्लियर है कि नहीं। जैसे मान लो कि आपने लगा लिया क्या, कुछ नहीं छोड़, जैसे आपने लगा लिया साबुन और आपने धो लिया मुंह को, लेकिन मुंह तो मुंह ही है, चाहे साबुन लगा लो चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है कि नहीं। तो वैसे ही होता है कि ये नाम चेंज होते रहते हैं, गवर्नमेंट चेंज होती है लेकिन काम उनका वही रहता है। अब प्लानिंग कमीशन है, जो कमीशन है भैया, जिसका अभी का नाम क्या है, नीति आयोग, जिसका फुल फॉर्म क्या है, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये उसका सिंबल दिया गया है। तो फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बोल रहे हैं भैया इनकी, ये कहते हैं 20 लाख जॉब्स कैन बी क्रिएटेड इन द एजुकेशन सेक्टर अलोन। केवल एजुकेशन सेक्टर में ही 20 लाख के आसपास, उससे ज्यादा ही जॉब्स क्रिएट की जा सकती हैं। तो एक नया सेक्टर्स देखने को मिल रहा है क्योंकि ये टर्सरी सेक्टर में आ जाएगा। सिमिलरली इफ वी आर टू इंप्रूव द हेल्थ सिचुएशन वी नीड मैनी मोर डॉक्टर्स। अगर हमें हेल्थ सिचुएशन सही करनी है, कंट्री के अंदर बहुत सारी लोग आप देख सकते हो हेल्थ की सिचुएशन बहुत खराब होती है, हॉस्पिटल सही नहीं, लेकिन अगर अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स बने, बहुत सारी चीज़ें फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, तो आप इसमें भी देख सकते हो कि इसमें भी बहुत रूरल एरियाज में इसमें भी बहुत सारी जॉब्स क्रिएट की जा सकती हैं। If tourism as a sector is improved every year, we can give additional employment to more than 35 lakh people. अगर टूरिज्म सेक्टर, आजकल आप देख रहे हो टूरिज्म सेक्टर भी बढ़ रहा है, ओके, तो टूरिज्म सेक्टर
के अंदर भी 35 लाख जॉब क्रिएट की जा सकती हैं अलग अलग तरीके से। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 20 लाख जॉब्स किससे रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड दी जा सकती हैं, हेल्थ फैसिलिटी से रिलेटेड दी जा सकती हैं, टूरिज्म से रिलेटेड जॉब्स क्रिएट की जाती हैं। तो ये नए नए सेक्टर्स हमें देखने को मतलब सेक्टर्स के अंदर अलग अलग तरीके की एक्टिविटी हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि ये सारी की सारी किस में आ जाएंगी, सर्विस सेक्टर से रिलेटेड होंगी, लेकिन ये एक्टिविटी अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग तरीके से जॉब क्रिएट की जा सकती है। अब आ जाओ यहाँ पे भैया, तो बोलो सर ये तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इसको पॉसिबल होने में टाइम लगता है। आप बोलो 20 लाख जॉब एजुकेशन में प्रोवाइड करना है, तो इतनी जल्दी आप जल्दी जल्दी नए स्कूल्स नहीं बना सकते, नई नई बिल्डिंग्स नहीं बना सकते, नए नए हॉस्पिटल्स नहीं बनाते, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। तो आप जल्दी नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट ने कहा कुछ जल्दी जो चालू किया जा सकता है उस नए प्रोग्राम की बात करते हैं। ये चल रहा है, ये होगा, चल रहा है धीमे धीमे प्रोसेस में, क्योंकि इतनी जल्दी तो पैसा चाहिए होता है इन सारी एक्टिविटीज को कंटिन्यू करनी। तो गवर्नमेंट ने कहा जल्दी से जल्दी ऐसा क्या किया जा सकता है। तो भाई यहाँ पे बात की जाएगी, द सजेशन डिस्कस टिल नाउ वुड टेक अ लॉन्ग टाइम टू इंप्लीमेंट। जो सजेशन अभी बात की गई है, जिस वजह से टूरिज्म को रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड और एजुकेशन से रिलेटेड, जिसमें जॉब क्रिएट की जा सकती है बहुत ज्यादा, लेकिन उनमें बहुत टाइम लगेगा इंप्लीमेंट होने में। क्लियर है, ऐसा तो नहीं आज ही 20 लाख स्कूल खड़े हो जाए बिल्डिंग में, लो स्वाहा 20 लाख स्कूल बन चुके हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो उसमें अभी टाइम लगेगा। फॉर शॉर्ट टर्म, तो हम शॉर्ट टर्म में क्या कर सकते हो गवर्नमेंट, तो वी नीड some quick measures to solve the problem of अनएम्प्लॉयमेंट। हमें कुछ क्विक मीजर्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे, जिससे हम जो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की उसको खत्म कर सकें। कैसे करेंगे वो, रिकॉग्नाइजिंग दिस द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया मेड अ लॉ इंप्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क इन अबाउट 625 डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। भैया एक स्कीम आती है जिसका नाम है मनरेगा, आप सुन रहे होंगे कहीं कहीं, है ना। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। कहीं कहीं आप इसको नरेगा पढ़ेंगे। बोले सर ये क्या होता रहता है, गवर्नमेंट आती जाती रहती है तो इनके नाम ऊपर नीचे चलते रहते हैं, लेकिन उनका काम वही रहता है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने नई स्कीम स्टार्ट की थी, जिसमें भैया कितने डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट की गई थी, 625 डिस्ट्रिक्ट से। क्योंकि भैया ये वाले सेक्टर्स में जो अभी भी बात की हमने पीछे, जिन जिन एक्टिविटीज में हम जॉब को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। तो सम क्विक मीजर्स गवर्नमेंट के द्वारा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम एक ओपन की, जिसका नाम क्या था, MG नरेगा बोल दो, है ना, बहुत से ऐसे भी बोलते हैं, मनरेगा बोल दो, आप याद कर लो, क्योंकि मनरेगा का मतलब होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। तो कहेंगे आप इसका नाम नरेगा भी देखोगे, जो स्टार्ट की गई थी 625 यानी 625 डिस्ट्रिक्ट से इसको स्टार्ट किया गया था। बोलो सर इसमें था क्या, अब देखते हैं इसमें था क्या। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से पोस्टर था, है ना, जब इसको ये देखो 100 डेज यहाँ पे वर्क भी लिखा है कि कितने दिन 625 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट की गई थी, वो कितने दिन का काम गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। तो देखो लिखा हुआ है इसमें 100। अब देखते हैं आगे, अब देखो इसको पूरा प्रॉपर 2005 में आई एक स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी, ठीक है ना। अब इसमें क्या दिया गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में। दूसरी चीज, मान लो यही स्टेटमेंट में क्वेश्चन दे दिया जाए इसी को बना के, तो एक पॉइंट यहीं दे दिया जाए और यहाँ लिख दिया जाए 2006, तो ये फिर गलत हो जाएगा। तो इसलिए इस तरीके से भी क्वेश्चन बन के आ जाते हैं हमारे पेपर में। स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम, तो स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम चालू किए गए, मतलब स्टेट भी फंड करे भैया। क्योंकि देखो क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई चीज स्टार्ट की है तो स्टेट गवर्नमेंट भी उसमें कुछ पैसा लगाती है, जिसके कारण वो चीजें तेजी के साथ चालू की जा सके। अंडर मनरेगा 2005 ऑल दोज हु आर एबल टू एंड आर इन नीड ऑफ वर्क इन रूरल एरियाज, वो लोग जो एबल है काम करने के लिए और उन्हें जरूरत है काम की, कहां पे, रूरल एरियाज में। तो याद रखना ये अर्बन एरिया नहीं, रूरल एरिया की बात की जा रही है इसमें, वहां पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कैसे किया जाए उससे रिलेटेड स्कीम है। कहां पे, रूरल एरियाज में। आर गारंटी, उन्हें गारंटी दी जाती थी 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर बाय द गवर्नमेंट, कि भैया ये स्कीम में गांव के अंदर लोगों को 625 डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट की गई थी, वहां पर 100 डेज का काम दिया जाएगा लोगों को जो काम करने के इच्छुक हैं और उन्हें जरूरत है काम की। ऐसा नहीं है हमें तो, हमारे तो चाचा प्रधान, हम क्या करेंगे, तो भाई आपकी तो जरूरत वैसे भी नहीं है यहाँ पे, समझ गए हो कि नहीं। इफ द गवर्नमेंट फेल्स इन ड्यूटी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस टू द पीपल। अब क्या होता है, 365 डेज है, क्लियर है, तो उसमें तो सर आप बोल रहे हैं सर 100 डेज का ही वर्क दे रहे हैं, तो भैया हर दिन गवर्नमेंट बोलेगी कुछ, जब आप इस धरती पे आए हो पुण्य आत्मा, तो आप खुद भी कुछ काम कीजिए, बकाया 100 डेज का काम गवर्नमेंट दे रही है, बकाया दिन आप अपना काम देख लीजिए। लेकिन कंडीशन ऐसी बनती है कि भैया अगर गवर्नमेंट 100 डेज का काम नहीं दे पाती है इसमें, तो भैया गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी इसमें प्रोवाइड किया जाता है। मान लीजिए जैसे गवर्नमेंट ने कहा 100 डेज का काम देंगे, अब गवर्नमेंट नहीं दे पाती है, तो फिर भैया गवर्नमेंट उन लोगों की सिक्योरिटी से रिलेटेड उन्हें अलाउंस भी प्रोवाइड करती है इन लोगों को। The types of work that would in future help to increase the production
फ्रॉम लैंड विल बी गिवन प्रेफरेंस अंडर दिस एक्ट। इसमें जमीन को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी। बोलो जमीन को क्यों? क्योंकि जमीन से रिलेटेड बहुत सारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज की जा सकती थी जिसके कारण प्रोडक्शन बढ़ सकता था। ओके, तो इसमें ये था हमारा, अगर पूछ लिया जाए तो हम इसको आसानी से बता सकते हैं पेपर में। कईयों बार क्वेश्चन आया है यहाँ से, तो फिर डरने की बात नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पर लोगों को ये छोटा मोटा पेंटिंग से रिलेटेड, मनरेगा में रिलेटेड कहीं पेंटिंग करने का भी काम मिलता है। प्रधान जी आते हैं, आप कभी गांव में रहते होगे तो देख लेते हो मनरेगा से रिलेटेड कहीं कहीं स्कीम्स लिखी रहती हैं दीवारों पे कहीं और, क्योंकि उसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। अब भैया अब हम पढ़ते हैं एक नया टॉपिक। बोले नया टॉपिक क्या था इसमें हमारा? अब हम नए टॉपिक की बात करते हैं। अब देखो भैया, तो किसकी बात की जा रही है यहाँ पे? देखो अभी तक जो हमने पढ़ा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, सर क्या हो गया समझ में ही नहीं आया। तो जो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी पे जो हमने बात की है, क्लियर है, तो वो किससे रिलेटेड बात थी? वो थी नेचर ऑफ एक्टिविटी से रिलेटेड जब बात की जाएगी। तो हमने 3 तरीके से सेक्टर को डिवाइड कर रखा है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी। अब बोलो सर ये कौन सी नई चीज है? तो यहाँ पे दिया गया है डिवीजन ऑफ सेक्टर एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ये किसके बेसिस पे दिया गया है? तो ये दिया गया बेसिस ऑफ वर्क कंडीशन। तो वर्क कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने 2 तरीके से सेक्टर को डिवाइड करके रखा है। एक कर रखा है ऑर्गेनाइज सेक्टर, दूसरा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जैसा कि यहाँ पे इसके नाम में ही लिखा है ऑर्गेनाइज, यानी प्रॉपर वे में सारे काम किए जाएंगे। दूसरा है अनऑर्गेनाइज में किसी भी तरीके से कुछ भी चल रहा है। जैसे आप स्कूल में पढ़ने जाते हो तो ऑर्गेनाइज वे में जाते हो, भैया यूनिफॉर्म होती है कि नहीं, शूज वूज पहन के जाते हो प्रॉपर। बकाया आपको कहीं अगर पार्टी में जाना होता है तो बढ़िया कुछ भी पहन लो, कौन देख रहा है यहाँ पे, तो अनऑर्गेनाइज वे में चले जाते हो। आप समझ रहे हो कि नहीं? तो ऑर्गेनाइज वे मतलब प्रॉपर हर चीज डॉक्यूमेंटेशन होगा यहाँ पे। दूसरा यहाँ पर बात की जाएगी अनऑर्गेनाइज तरीके की। ये हम किसके बेसिस पे पढ़ रहे हैं? दोनों सेक्टर को वर्क कंडीशन से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। वहां पे जो हमने प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी पढ़ा है वो पढ़ा है नेचर ऑफ एक्टिविटी से रिलेटेड। जब हम सेक्टर्स को डिवाइड कर देते हैं तो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी, ये वर्क कंडीशन के अकॉर्डिंग डिवीजन पढ़ रहे हैं यहाँ पर हम। तो देखो यहाँ पर एक स्टोरी दी गई जिसमें एक कांता है ना, एक कांता है और एक कमल है, दोनों की स्टोरी दी गई। तो पहले दोनों की स्टोरी को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। क्लियर है? यहाँ पे कांता दिया गया, लिखा है कांता वर्क इन एन ऑफिस। कांता एक ऑफिस में काम करती है। सी अटेंड्स हर ऑफिस फ्रॉम 9:30 से लेकर 5:30 PM तक, यानी 9:30 है मतलब सुबह के 9:30 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक वो ऑफिस में काम करती है। सी गेट्स हर सैलरी रेगुलरली, उसको रेगुलरली उसकी सैलरी दी जाती है और एंड ऑफ द एवरी मंथ में उसको सैलरी मिल जाती है। मान लो 30 तारीख को उसकी सैलरी उसके अकाउंट में खच्च से आती है मैसेज कि लो आपकी सैलरी क्रेडिट हो चुकी है। इसलिए अब देखो इन एडिशन टू द सैलरी, सैलरी के अलावा उसको ऑल्सो गेट प्रोविडेंट फंड एज पर द रूल लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट के द्वारा जो रूल बने हुए हैं प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड, उसको फंड भी प्रोवाइड किया जाता है। सी ऑल्सो गेट मेडिकल एंड अदर अलाउंसेस, उसको मेडिकल और अदर अलाउंसेस मिलते हैं, बेनिफिट्स। अगर आपके मम्मी पापा में से कोई भी गवर्नमेंट में जॉब कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा किस तरीके के बेनिफिट्स और गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करती है। कांता डज नॉट गो टू ऑफिस ऑन संडे, कांता संडे को ऑफिस नहीं जाती है। क्लियर है कि नहीं? दूसरी बात है दिस इज अ पेड हॉलीडे, उसको पेड हॉलीडे प्रोवाइड किया जाता है। व्हेन सी ज्वाइंड वर्क सी वाज गिवन एन अपॉइंटमेंट लेटर स्टार्टिंग ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ वर्क। क्लियर है? फॉर्मल का मतलब होता है उसने जब जॉब अपनी एक्सेप्ट की, जब से उसने जॉब चालू किया तो उसको प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन किया गया, उसको अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया और उसके कंडीशन ऑफ वर्क भी उसमें लिखे हुए थे और आपको किस किस तरीके से काम करना है वो सारी चीज़ें उसमें उसको बताई गई थी। तो ये कहानी थी कांता की। दूसरी कहानी अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं कमल की। कमल इज कांतास नाइबर, मतलब कमल जो है वो कांता का नाइबर है, पड़ोसी है। ही इज अ डेली वेज लेबर इन अ नियर बाई ग्रोसरी शॉप। जो कमल है वो कांता का पड़ोसी है, प्लस उसी के पास में एक शॉप है ना, तो वहां पर एक वो क्या है डेली वेजेस लेबर है जो वहां पे काम करता है ग्रोसरी शॉप में। कौन? कमल। ही ऑल्सो गो टू द शॉप 7:30 पे वो शॉप जाता है मॉर्निंग में और 8 बजे आता है कहाँ पे? शॉप से घर। He gets no other allowances apart from it, उसको वेजेस के अलावा और कोई भी अलाउंसेस नहीं दिए जाते। He is not paid for the day he does not work, उसको उस डेज का भी पे नहीं किया जाता जिस दिन वो काम नहीं करता। आपने देखा होगा जैसे आपके पापा ने कभी छुट्टी भी ली है तो उसका भी गवर्नमेंट उनको पैसा देती है कि छुट्टी लिए कोई दिक्कत, लेकिन जिस दिन ये काम करने नहीं जाएगा उसका सर का जो भी उसका जो होगा ना, देखो यहाँ पे जो बैठे उसके ओनर, वो उसको पैसे प्रोवाइड नहीं करेंगे। किसको? कमल को। He does not वर्क, ही हैज देयरफॉर नो लीव, उसको कोई भी पेड लीव प्रोवाइड नहीं की जाती। जैसे आपने देखा कि कांता को संडे की छुट्टी मिल रही, लेकिन कमल को ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं है। नॉर वाज ही गिवन एनी फॉर्म, उसको कोई भी लेटर प्रोवाइड नहीं किया गया। ही हैज बीन एम्प्लॉयड इन द शॉप, ही कैन बी आस्क्ड टू लीव एनी टाइम बाय द एम्प्लॉयर, किसी भी टाइम उसको उसकी जगह से निकाला जा सकता है। किसको? कमल को। लेकिन कांता के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। तो आपने इसको देखा, ये किस सेक्टर में आ जाएगी? ऑर्गेनाइज्ड में। किसमें?
ऑर्गेनाइज में कौन, कांता। और अगर कमल की बात करेंगे तो कमल किस में आ जाएगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो यहीं से ज्यादातर चीजें आपकी क्लियर हो गई हैं कि वर्क कंडीशन के अकॉर्डिंग दो तरीके के सेक्टर हैं, पहला है ऑर्गेनाइज सेक्टर, दूसरा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। आपने दोनों की स्टोरी से जो केस दिए जाते हैं वो इसीलिए दिए जाते हैं, जब आपने इन दोनों केसेस को पढ़ा तो आपको समझ में आ गया कि कांता ऑर्गेनाइज सेक्टर में है और कमल अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। चलो अब हम चलते हैं आगे। अब दिया गया है ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डिफरेंस की बात की जा रही, तो ये डिफरेंस पूछ लिया जाता है। तो देख लो, सबसे पहला देखो, टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर एंड पीपल हैव अश्योर्ड वर्क। लोगों को यहाँ पे जो भी काम दिया जाता है वो रेगुलर होता है, प्लस साथ में लोगों को अश्योर्ड और गारंटी भी दी जाती है काम की। दूसरा दिया जाएगा, दे रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड हैव टू फॉलो इट्स रूल्स एंड रेगुलेशन सच एज द फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट एक्सेट्रा। यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने रूल्स बना के रखे होते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर के, जो सारी चीजें उनको प्रॉपर फॉलो किया जाता है, वो सारे रूल इंप्लीमेंट किए जाते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में। वर्कर्स इन दी ऑर्गेनाइज सेक्टर एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट होती है, सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि काम की गारंटी, कि भैया काम हमें दिया जाएगा, ऐसे निकाला नहीं जाएगा, सिक्योरिटी है हमारे काम की। तभी लोग, आप देखते हो गवर्नमेंट जॉब में ज्यादातर लोग जाना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पर क्या होता है, सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, मतलब वहां पर ऐसे किसी को नहीं निकाला जाएगा। जैसे कोई लोकल जो वर्कर काम कर रहा है उसको कभी भी निकाला जा सकता है, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है। लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर में एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो वर्कर ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो इसकी जस्ट अपोजिट कंडीशन कहां चली जाएंगी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली अ फिक्स नंबर ऑफ आवर। उनका फिक्स नंबर ऑफ आवर होता है कि मान लो यहाँ पे बोला गया कि 8 आवर आपको वर्किंग करनी है, तो आपको 8 आवर ही वर्किंग करनी है। और अगर 8 से 9 होगा सर तो क्या काम नहीं करेंगे, आप काम करोगे, उसका एक्स्ट्रा पे भी आपको किया जाता है। क्लियर? तो वहां पे लिखा है इफ दे वर्क मोर, अगर वो ज्यादा काम करते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम कर रहे हैं लोग, दे हैव टू बी पेड ओवर टाइम बाय द एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर के द्वारा उन्हें ओवर टाइम भी पे किया जाता है। दे गेट पेड लीव, उनको पेड लीव भी मिलता है, पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडे का भी पेमेंट मिलेगा, प्रोविडेंट फंड भी मिलता है, ग्रेट्युटी एक्सेट्रा, मेडिकल बेनिफिट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये सारी चीजें उन्हें प्रोवाइड की जाती हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में। व्हेन दे रिटायर दीज वर्कर गेट पेंशन एज वेल एज, जब वो रिटायर हो जाते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग, तो उन्हें पेंशन भी प्रोवाइड की जाती है। इतनी बात क्लियर हो गई सर? अब देखो यहाँ पे आप इसकी जस्ट अपोजिट कंडीशन किस में चली जाएंगी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। The unorganized sector is characterized by small and scattered units which are largely outside the control of the government। यहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल चल रहा है, पॉलिसीज गवर्नमेंट की चल रही हैं, यहाँ पे भी पॉलिसीज देखने को मिलेंगी, लेकिन उनका कोई भी यहाँ पर ऐसा कुछ कंट्रोल नहीं होता है। समझ गए हो? तो यहाँ पे लिखा है आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशन बट दीज आर नॉट फॉलोड। यहाँ पर भी रूल्स एंड रेगुलेशन देखने को मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े एकदम नोटिस बोर्ड की तरह लिखे हुए होंगे, लेकिन उनको फॉलो नहीं किया जाता है। नो जॉब सिक्योरिटी होगी यहाँ पे, कहाँ पे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। जॉब हियर आर लो पेड एंड ऑफ्टन नॉट रेगुलर। लो पेड जॉब मिलेंगी यहाँ पर और वो भी रेगुलर नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि वो किस तरीके से रेगुलर जॉब प्रोवाइड रहती हैं। क्लियर है? देयर इज नो प्रोविजन फॉर ओवर टाइम, के लिए कोई प्रोविजन नहीं है, पेड लीव का भी कोई नहीं है, ना कोई हॉलीडे से रिलेटेड, लीव ड्यू टू सिकनेस एक्सेट्रा। अगर आप बीमार भी हो जाते हो तो यहाँ पे अगर आप बीमार हो जाओगे तो भैया आपको यहाँ पर वो छुट्टी भी अलॉट की जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। बीमार हो तो बने रहो, उनको इस चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिक्योर, और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट सिक्योर नहीं है, कभी भी निकाला जा सकता है। तो वही बात की जा रही है यहाँ पर दोनों केसेस की। तो यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाए, दोनों में डिफरेंस आ जाए, हम उसको आसानी से लिख सकते हैं अपने पेपर में। अब भैया यहां पर लिखा है मोस्ट डिजायरेबल। मोस्ट डिजायरेबल का मतलब है यहां पे सबसे ज्यादा डिजायरेबल क्या है, क्या है, ऑर्गेनाइज सेक्टर। क्या है? ऑर्गेनाइज सेक्टर मोस्ट डिजायरेबल है। क्यों है? क्योंकि आपने देखा भी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में किस तरीके से चीजों को फॉलो किया जा रहा है और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं किया जा रहा है। लेकिन हमारी कंट्री में क्या है भैया, बट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर हैव बीन एक्सपेंडिंग वेरी स्लोली। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो बहुत स्लोली इंक्रीज हो रही हैं, बहुत स्लो लोगों को काम मिल रहा है, जिसके कारण इंडिया में बहुत सारे लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। क्योंकि भैया पेट तो भरना पड़ेगा ना, खाने के लिए खाना तो चाहिए, तो वो खाना खाने के लिए भैया इतनी यहाँ पे जॉब है नहीं ऑर्गेनाइज सेक्टर में, इसलिए लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। वही यहाँ पे दिया गया है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स
नीड फॉर प्रोटेक्शन। अब इसमें दिक्कत क्या है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो आपने देखा किस तरीके से एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है वर्कर्स का, क्योंकि आपने जब अभी कंडीशन पढ़ी अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तो वहां पर आपने एक चीज देखी कि भैया यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वर्कर्स का हो रहा है किस तरीके से, तो हमें उसे प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, यानी उसको नीड फॉर प्रोटेक्शन है। यहाँ पर आप देख सकते हो दुकान पे बैठा, कभी भी इनकी दुकान को बंद किया जा सकता है, गवर्नमेंट कहेगी यहाँ से दुकान हटा लो, इस तरीके की चीजें चलती रहती हैं। तो भैया सीधी सी बात, ऑर्गेनाइज सेक्टर में उतनी जॉब है नहीं, है कि नहीं, तो जिसके कारण लोगों को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, और अगर है भी वो धीमे 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 इंक्रीज हो रही हैं, जिसके कारण, लेकिन लोग तो जाना है, तो लेकिन ज्यादातर लोग कहाँ काम कर रहे हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, जिसके कारण भैया उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है वर्कर्स का, जिसको हमें प्रोटेक्शन करने की जरूरत है। तो अब हम प्रोटेक्शन की बात करेंगे इसमें कि भैया हमें उन लोगों को बचाएंगे कैसे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो देखो अब दो जगह की बात कर लेंगे, एक रूरल एरिया, दूसरा अर्बन एरिया। तो रूरल एरिया में क्या बात करेंगे कि भैया उनका प्रोटेक्शन किस तरीके से करेंगे, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं उनका। तो रूरल एरिया में लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर, जिनके पास जमीन नहीं है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, शेयर क्रॉपर्स एंड आर्टिसियन आते हैं। यहाँ पे कौन कौन आता है रूरल एरिया में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, उसकी बात की जा रही है। तो आप ऐसा आता है ना क्वेश्चन हमारे बोर्ड में, मैच दी करेक्ट पेयर, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो एक तरफ ये लिख के दिए जा सकते हैं और दूसरी तरफ लिख देंगे किस टाइप के सेक्टर में, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज, इस तरीके से क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। क्लियर है। तो रूरल एरिया में ये लोग हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, और अर्बन एरिया में है वर्कर इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं शहर में, कैजुअल वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो हेड लोड वर्कर्स हैं, क्लियर है, गारमेंट्स मार्केटर है, रैक पिकेटर्स हैं। तो ये सभी लोग क्या है, रैक पिकर्स हैं। तो ये सभी लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, चाहे वो गांव की बात की जाए चाहे शहर की बात की जाए, तो ये सभी लोग किस में काम कर रहे हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। हाउ टू प्रोटेक्ट देम, हम उन्हें किस तरीके से बचा सकते हैं। क्लियर है। बचाने का मतलब ये है कि किस तरीके से उनका एक्सप्लॉइटेशन है उसको हम खत्म कर सकते हैं। सबसे पहला टाइमली डिलीवर ऑफ सीड टाइमली डिलीवर किए जाएं, जिसके कारण ये अपना एग्रीकल्चर कर सकते हैं, जिससे उन्हें वहां से एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। दूसरा प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर इनपुट्स, एग्रीकल्चर इनपुट्स को प्रोवाइड किया जाए, नई नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कराया जाए, गवर्नमेंट इनकी हेल्प करे। ओके, चीप क्रेडिट, सस्ता लोन मिल जाए, जिसके कारण ये अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटी को कर सकते हैं। स्टोरेज फैसिलिटी एंड मार्केटिंग आउटलेट्स ओपन किए जाए, स्टोरेज फैसिलिटी स्टार्ट की जाए, जिस तरीके से रूरल एरियाज में लोग क्या करेंगे भैया, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बच जाएंगे। क्लियर है। क्लियर है। तो जिससे हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वहीं अगर हम अर्बन एरिया की बात करेंगे तो यहां पर क्या होगा, गवर्नमेंट शुड सपोर्ट इन दी प्रोक्यूरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, भैया गवर्नमेंट जो इसमें काम कर रहे हैं लोगों को उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर दें, जिसके कारण क्या हो जाएगा, उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, और दूसरी साथ ही साथ वो किससे बच जाएंगे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बच जाएंगे। इसके अलावा स्पेशल गवर्नमेंट प्रोग्राम चला जाए, स्पेशल गवर्नमेंट प्रोग्राम चलाएंगे, जिसके कारण वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बच जाएंगे जाने से। क्या होता है, आप आजकल देखते हो सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स लेके आती है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि भैया जिस तरीके से हम वर्कर्स का जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, उसको कम किस तरीके से किया जाता है, उससे रिलेटेड स्कीम, अलग अलग स्कीम्स आती रहती है। बहुत सारी स्कीम्स है हमारी इंडिया में, अलग अलग स्टेट्स भी कुछ स्कीम्स को लॉन्च करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉन्च करती है बहुत सारी स्कीम्स को। तो यहां पर बात की जाए कि रूरल एरिया में कौन कौन से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, उन सब के बारे में बात की गई। अर्बन एरिया में कौन है, हम उनको किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इन सब की बात की जाती है यहां पर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हमारा टॉपिक आता है यहाँ पे, बोलो सर ये तो सब ठीक था। अब आता है वर्कर्स फ्रॉम शेड्यूल कास्ट। देखो वर्कर्स फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, ट्राइब्स एंड बैकवर्ड कम्युनिटीज से जो होते हैं उनको भी क्या करना पड़ता है भैया, डिस्क्रिमिनेशन फेज करना पड़ता है, जिसके कारण भी भैया उन लोगों को क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करना पड़ता है। प्रॉब्लम देखो जैसे दिया गया, बिसाइड गेटिंग द इरेगुलर वर्क, लो पेड वर्क, दीज वर्कर आल्सो फेस सोशल डिस्क्रिमिनेशन। मान लीजिए आजकल आप जैसे देखते हो कहीं बार आप कास्ट से रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है कि भाई छोटी कास्ट का कोई आदमी है, उससे बोल दिया कि भाई तुम यहाँ पे काम नहीं करोगे। अब सुनना, उसको काम भी करने नहीं दिया, जिसके कारण उसके पास इकोनॉमिकल भी उसको डिस्क्रिमिनेशन किया गया, प्लस साथ में उसको किस तरीके से और किया गया, वेजेस के बेसिस पे भी उसको सैलरी भी प्रोवाइड नहीं की गई, तो एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे भी उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया, प्लस इसके अलावा उसको इकोनॉमिक के बेसिस पे भी उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया। तो आपने यहाँ पे देखा किस तरीके से जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग और बैकवर्ड कम्युनिटीज के लोग हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया, जिसके कारण वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में फोर्सफुली काम करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स इन दस नेसेसरी फॉर बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। अगर हमें इन लोगों का भैया
एक तरीके से जिस तरीके से बोल सकते हो कि इनका हमें क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा, प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, जिससे हम क्या होंगे, बोथ इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट कर सकते हैं अपनी कंट्री का। क्योंकि भैया हर आदमी को जब पैसा मिलेगा काम करने के लिए तो उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस भी अच्छी होती है, उसका हर तरीके से डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। ये बात को आप बहुत अच्छे से मानते जरूर होंगे। अब आ जाते हैं हमारा सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। तो आप समझ रहे हो हम तीसरे तरीके से सेक्टर्स का डिवीजन पढ़ रहे हैं। दो तरीके से हम पढ़ चुके हैं, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से, और इससे पहले जो पढ़े हैं उन दोनों को कमेंट करके कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है कि देख रहे हो नहीं कि वीडियो, जरूर मुझे को पता चल जाएगा और कमेंट में आप सभी के चेक जरूर करूंगा। अब यहाँ पे बोला गया है सेक्टर इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के अकॉर्डिंग सेक्टर्स को डिवाइड किया गया है। क्लियर है? ओनरशिप, ओनर कौन है उनका, तो या तो पब्लिक हो सकता है या फिर प्राइवेट सेक्टर। तो दो तरीके से, एक तो पब्लिक और दूसरा प्राइवेट। पब्लिक का मतलब होता है ओन बाय गवर्नमेंट, वो सेक्टर जो गवर्नमेंट के द्वारा ओन किया जाता है उसको पब्लिक सेक्टर हम बोलेंगे यहाँ पे। जिसका एग्जांपल इंडियन पोस्ट हो गया, इंडियन रेलवे हो गया, गवर्नमेंट की जितनी सारी चीजें होंगी वो इसके अंडर आ जाती हैं यहाँ पे। दूसरा दिया गया ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल और ग्रुप्स। प्राइवेट सेक्टर का सिंपल सा मतलब किसी एक पर्सन के द्वारा उसको रन किया जा रहा है सेक्टर को, या फिर इसके अलावा ग्रुप ऑफ पर्सन है, बहुत सारे लोग जो उसमें काम कर रहे हैं, वो प्राइवेट सेक्टर की बात की जाएगी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में रिलायंस दे दिया जाए, टीसीएस दे दिया जाए, विप्रो दिया जाए, तो ये हमारी सब कंट्री की जो कंपनीज हैं जो अलग अलग, वो किस सेक्टर में, वो प्राइवेट सेक्टर में आती हैं। तो इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप से रिलेटेड जब भी बात की जाएगी तो भैया उसमें या तो पब्लिक सेक्टर या फिर प्राइवेट सेक्टर की बात की जाएगी। अब आता है हमारा पब्लिक सेक्टर। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, दोनों सेक्टर्स को समझो। पब्लिक सेक्टर जो होता है वो सर्विस मोटिव होता है, सीधी सी बात है। पब्लिक सेक्टर जो है वो किससे रिलेटेड है, सर्विस मोटिव है। कैसे समझो, इंडियन रेलवे है तो किससे रिलेटेड है, सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है। तो बोले सर प्राइवेट सेक्टर क्या है, प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रॉफिट देखता है। याद रखो, प्राइवेट सेक्टर अपना प्रॉफिट देखता है, लेकिन पब्लिक सेक्टर सर्विस से रिलेटेड काम करता है। क्लियर है? गवर्नमेंट, आप देखो हर बार सुनते हो न्यूज़ पे रेलवे इतने घाटे में है कि नहीं, लेकिन आप फिर भी वो रेल क्यों चला रही है गवर्नमेंट, इसलिए चला रही है क्योंकि गवर्नमेंट का दायित्व बनता है किसी कंट्री के नागरिकों के लिए जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं हम उन्हें प्रोवाइड जरूर कराएं अपने इंडिविजुअल्स के लिए, तभी तो वो सर्विस मोटिव होती है। कौन, पब्लिक सेक्टर। Modern day government spend on a whole range of activities. What are these activities? Why do government spend on these such activities? आज के समय में गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा इन एक्टिविटीज़ पे खर्च कर रही है। तो वो एक्टिविटीज़ क्या है और गवर्नमेंट उन एक्टिविटीज़ पे पैसा खर्च क्यों कर रही है, इनकी बात की जा रही है हमसे। तो भैया आगे देखते हैं। अब देखो, वाई गवर्नमेंट इज नीडेड टू स्पेंड, गवर्नमेंट को जरूरत क्यों है उन सारी एक्टिविटीज़ पे खर्च करने की। क्लियर है? चलो, there are several things needed by the society as a whole but which the private sector will not provided at a reasonable cost। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जरूरत वाली हैं सोसाइटी से रिलेटेड और वो होल सभी के लिए जरूरी है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर उनको प्रोवाइड हमें नहीं कर सकता है रीजनेबल कॉस्ट पे। रीजनेबल कॉस्ट मतलब जिसको एक आदमी अफोर्ड कर सकता है, उस कॉस्ट पे हमें प्राइवेट सेक्टर कभी भी वो सारी चीजें प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो फिर वो कौन कर रहा है भैया, गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है हमें, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो क्या होता है अपना प्रॉफिट मोटिव देखता है, क्योंकि वो प्रॉफिट पे काम करता है। लेकिन पब्लिक सेक्टर कभी भी प्रॉफिट पे काम नहीं करता, वो सर्विस सेक्टर से रिलेटेड बात करता है, वो सर्विसेज से रिलेटेड काम करता है, क्योंकि वो सर्विस मोटिव से काम करता है। Governments have to undertake heavy spending and ensure that these facilities are available for everyone। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती है यहाँ पे और गवर्नमेंट सोचती है कि ये सारी फैसिलिटीज हर एक को प्रोवाइड की जा सके। दूसरा, there are some activities which the government has to support activities like selling electricity at the cost of generation, PDS system etc। आप इस तरीके से यहाँ पे कोविड का केस लेके देख सकते हो। बोलो क्या होता है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, क्या जब कोविड आया तो आपने देखा गवर्नमेंट ने लोगों को फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए थे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अकॉर्डिंग। क्या प्राइवेट सेक्टर था वो? नहीं, पब्लिक सेक्टर था, क्योंकि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम जिस कंट्री में हैं, हम उस कंट्री में जो लोग हैं उन सभी के वेलफेयर के लिए काम करें, उनको जो जो बेसिक नीड्स होती है उन सभी को उन्हें प्रोवाइड करें। तो ये कभी भी प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें लार्ज सम ऑफ मनी चाहिए होती है, बहुत सारा पैसा चाहिए होता है जो प्राइवेट सेक्टर कभी भी नहीं लगा सकता है। क्लियर है कि नहीं? अब आता है ऐसा क्यों है, वाई? तो द प्राइवेट सेक्टर में नॉट कंटिन्यू देयर प्रोडक्शन और बिजनेस अनलेस गवर्नमेंट इनकरेज इट। प्राइवेट सेक्टर भी इतना प्रोडक्शन कभी भी नहीं कर सकता है जब तक गवर्नमेंट्स उसको इनकरेज ना करे। आप देखते हो आजकल बहुत सारी जगह नई नई चीजें स्टार्ट होती हैं, एग्जीबिशन लगते हैं, नए नए बिजनेस आइडियाज होते हैं, तो गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन पूरी तरीके से होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ही उन सारी चीज़ों को इनकरेज करती है। बिजनेस को इनकरेज करने के लिए जब आप कभी किसी इंडस्ट्री में जाओगे तो वहाँ पर डिफरेंट तरीके के नए नए गवर्नमेंट लॉ लेके आती है, जिसके कारण बिजनेसेस को और तेजी के साथ ग्रो किया जा सके। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट अगर सपोर्ट नहीं करेगी तो प्राइवेट सेक्टर भी नहीं चल पाएगा। मान लो जैसे बिजली थी, अब बिजली बनेगी कैसे भैया, गवर्नमेंट ने डैम बनाया, क्योंकि प्राइवेट
प्राइवेट कंपनी को इतना बड़ा पैसा खर्च करके तो डैम बना नहीं रही, तो भैया गवर्नमेंट ने डैम बनाया, बिजली कर दी महंगी, तो भैया जो बिजली से रिलेटेड जो भी बिजनेस कर रही होंगी इंडस्ट्री, वो कहेंगे भैया हम तो बंद कर देते हैं, जितना तो प्रोडक्शन से हम पैसा नहीं निकाल पा रहे, जितना गवर्नमेंट हमसे टैक्स और ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर ले रही है। तो इसलिए भैया गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। प्राइवेट सेक्टर मे नॉट कंटिन्यू, प्राइवेट सेक्टर जब तक कंटिन्यू नहीं कर सकता देयर प्रोडक्शन और बिजनेस, जब तक गवर्नमेंट उनको इंकरेज ना करे। मैनी यूनिट्स स्पेशली स्मॉल स्केल यूनिट्स माइट हैव टू शट डाउन, बहुत सारी कंपनी बंद हो जाती है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया तो वो इतना वियर ऑफ कॉस्ट कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारा खर्चा आ जाता है, जिस कारण वो बंद हो जाती है। तो यहीं पर देख सकते हो गवर्नमेंट हैज टू बियर पार्ट ऑफ द कॉस्ट, जिसके कारण गवर्नमेंट कुछ पार्ट्स होता है कॉस्ट का वो अपने पास रखती है। जैसे रेल चला रही है, आप हर दिन सोचते हो रेलवे को इतना घाटा तो बंद हो जानी चाहिए थी, लेकिन चला क्यों रही है? क्योंकि सबकी बेसिक नीड्स होती है कंट्री में रहने वाले लोगों की, जो गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कर सकती है। कोई भी प्राइवेट सेक्टर वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। इसलिए गवर्नमेंट भैया चाहती है कि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो और कंटिन्यू चल सके, क्योंकि गवर्नमेंट ने अगर हमसे टैक्स लिया है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सभी को वो सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की एक इमेज है और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड एक ट्रांसफार्मर दिया गया है। और बोलो सर इसके अलावा और क्या होता है? तो आप यहां पे देखोगे थर्ड में देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज विच आर द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। बहुत ज्यादा एक्टिविटीज होती हैं जो गवर्नमेंट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। क्लियर है? आप आजकल देखते हो गवर्नमेंट बड़े बड़े हॉस्पिटल्स क्यों ओपन किए गए? भैया बेसिक नीड है लोगों की, समझ गए हो कि नहीं? इसके अलावा द गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड ऑन दीज एग्जांपल हेल्थ एंड एजुकेशन। आजकल आप देखते हो बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल हैं और अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? भैया गवर्नमेंट सीधी सी बात है जो बेसिक नीड्स है कंट्री के लोगों की उन्हें प्रोवाइड कर रही है। तो यही दोनों में डिफरेंस था कि प्राइवेट और पब्लिक में क्या है। तो पब्लिक भैया क्या होता है? बेनिफिट देखता है ज्यादा से ज्यादा कि उसको क्या फायदा है, प्रॉफिट देखता है पब्लिक सेक्टर अपना। लेकिन आप याद रखना पब्लिक सेक्टर नहीं, प्राइवेट सेक्टर अपना प्रॉफिट देखता है, लेकिन कभी भी प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट देखने के साथ साथ ये नहीं कहेगा कि हम आप लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर दें, क्योंकि उसके दिमाग में हमेशा क्या चलता रहेगा? पैसा पैसा पैसा। किसके? प्राइवेट के। लेकिन पब्लिक जो होता है वो लोगों की एक तरीके से भलाई के लिए काम करता है, जिससे लोगों को फायदा हो सके। भले उसमें गवर्नमेंट को बहुत सारा लॉस होता है, लेकिन फिर भी वो काम करता है, क्योंकि अगर वो ये सारे काम नहीं करेंगे तो कंट्री का डेवलपमेंट फिर किस तरीके से हो पाएगा? क्योंकि कोई पढ़ेगा नहीं तो नए नए तरीके की टेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीजें जो आज हमें देखने को मिलती हैं वो कभी भी नहीं मिलेंगी। इसलिए गवर्नमेंट इन सब पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता है। तभी लिखा था गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड ऑन दिस, इसलिए गवर्नमेंट इन सारी चीजों पे खर्च करता है। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में कोई भी आपको डाउट बचा नहीं होगा, क्योंकि आपने चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। तो उम्मीद करता हूं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।